और अपना ध्यान अपने दोनों आईब्रो के बीच ले आए। एक लंबी गहरी सांस को लेकर छोड़ते हुए हम एक बार फुल थ्रोटेड ओम का उच्चारण करेंगे। और सहजता से मुस्कुराकर आंखें खोल दें। So with my heartfelt love and with due respect, I really congratulate you and appreciate you for being the part of this beautiful enriching experience. मैं आप लोगों का तहे दिल से इसलिए धन्यवाद कर रही हूँ कि आपने हमें बुलाया, और मैं आपको इसलिए कॉन्ग्रेचुलेट भी करती हूँ क्योंकि शायद आप इस समय ये महसूस ना करते हों, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी के जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं आज तक, वो निर्णय चाहे आपने अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने व्यापार के लिए या अपनी स्टडीज़ के लिए लिए हों, पर आज तक जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आपके द्वारा लिए गए, उनमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन आज आपने लिया है यहाँ पे उपस्थित रहने का। कितने ही लोगों को इनविटेशन था, वो नहीं आ पाए, और हो सकता है आप में से किसी को आज ही पता चला हो और आप यहाँ पर मौजूद हैं। सो यू आर द चोज़न वन। आप उन लोगों में से हैं जिनको किसी ने चुना है अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए। तो ये एक छोटी सी मुलाकात, एंड बाय द एंड ऑफ 1 आवर, 1 घंटे के अंत में जाते जाते निश्चित रूप से आपको इस बात का एहसास होगा कि यहाँ होना कितना महत्वपूर्ण था। तो शुरुआत में कुछ सवालों से शुरू करें, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप क्या सुनना चाहते हैं। मुझे कल नम्रता जी ने पूछा कि गुरु माँ क्या टॉपिक रहेगा, या लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या बोलेंगे। तो मैंने कल ही उनसे तो नहीं कहा, पर मन में सोचा कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। आप चाहते हैं कि मैं फिज़िकल लेवल पर शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है इसके बारे में बात करूं, या आप चाहते हैं कि मन को कैसे स्वस्थ रखना इसके बारे में बात करें, या फिर आप चाहते हैं कि हमारी बुद्धि कैसे सही डिसीजन ले, हम बुद्धि के स्तर पर बात करें, या आप चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक स्तर पर अपने जीवन में कैसे है ना ईश्वर की प्राप्ति कर सकें, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सो जो आप चाहते हैं हम वही बात करेंगे। तो मैंने चॉइस आपको देकर रखी है, बताइए क्या बात करें। कुछ नहीं बात करें तो हम कुछ नहीं करेंगे। बुद्धि विकास, तो यहाँ बुद्धि प्रधान लोग बैठे हैं, यहाँ वाले बुद्धि चाहते हैं, आप लोग अल ये शरीर, ये बुद्धि और ये मन। और हमारे नीचे आगे सामने माता जी बैठी है, वो बोले भाई हमको तो परमात्मा से मिलने की बात बता दो। ओके, तो इसका मतलब है कि आदमी 4000 हो तो भी चॉइस दो तो यही बात आती है, और अगर आदमी 100, 40, 50 कितने भी हो, पर हम ओवरऑल हमारे जीवन में कैसे अपलिफ्ट हम हो सकें उसके बारे में चर्चा करते हुए कोशिश करेंगे कि कम से कम बुद्धि, मन और शरीर के बारे में तो बात हो ही जाए। तो सवाल से शुरू करते हैं। सवाल हमारा होगा और जवाब आपका होगा। 3 टीम ऑलरेडी बनी हुई हैं, और इसलिए 3 जवाब तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ हर बार। एक छोटा सा शब्द दे रही हूँ, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपके नज़रिए से आपको उसकी डेफिनेशन बतानी है। और ग्रुप थेरेपी है
यानी पूरे ग्रुप वालों ने डिसाइड करके मुझे बताना है। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ऐसा मैंने डिवाइड किया है, राइट। आज तक आपने अपने जीवन को जितना जिया, 40 साल जिया कि 50 साल जिया कि 70 साल जिया है, आज तक के जो एक्सपीरियंस आए हैं तो कुछ खट्टे और कुछ मीठे। आपका जो भी एक्सपीरियंस अपने जीवन का रहा होगा, उसके अनुसार आपने अपने जीवन के प्रति एक सोच, जीवन के प्रति अपना एक परसेप्शन, अपना एक नज़रिया रखा होगा, राइट। मेरा सवाल सिर्फ आपसे यह है, व्हाट इज़ लाइफ। अगर मैं आपसे यह पूछूं, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आज का पहला सवाल, और वह है एक गाना गाकर मुझे बताइए। अपना अपना गाना अपने ग्रुप में ही डिसाइड करिएगा, और उस गाने को सुनकर ही बात सब सामने वालों को पता चल जाए कि यस, ज़िंदगी के प्रति आपकी ये सोच है, आपने ज़िंदगी को क्या समझा है। मैं आधे मिनट का समय दे रही हूँ सारे ग्रुप में डिस्कस करने के लिए। एक गाना, जिस गाने को सुनकर सामने वाले को पता चल जाए कि ज़िंदगी क्या है। सारे ग्रुप वालों ने एक ही गाना डिसाइड करना है, तो आगे से लेकर पीछे तक सबको पता होना चाहिए कि ग्रुप में कौन सा गाना गाया जाएगा, और पूरा ग्रुप एग्री हो यदि उस समझ से, तो ही उस गाने को गाइएगा। और समय डिस्कशन का समाप्त। नाउ नो मोर डिस्कशन। स्टॉप बोलने के बाद स्टॉप, उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं, डिसाइडेड। ओके, शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत यहाँ से करते हैं, राइट। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। आप लोग कोरस कर सकते हैं। जिंदगी गम का एक बार तालियां बनती हैं इनके लिए, जिनका ये कहना है कि जिंदगी प्यार का गीत है और जिंदगी गम का सागर भी है। जिंदगी में सब कुछ हो और प्यार ना हो तो आप बिना रोटी, बिना कपड़ा और बिना मकान के तो शायद सरवाइव कर जाएं इस दुनिया में, पर बिना प्यार के नहीं कर पाएंगे। और ज़िंदगी में प्यार हो और कुछ भी ना हो तो आदमी जी जाएगा, राइट। तो इनके अनुसार ज़िंदगी प्यार का गीत है, और आप लोगों के अनुसार? जी, स्टार्ट। क्या बात है। वो मुकद्दर रोते हुए आते हैं सब। रोना इज बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट हैं। आप जैसे इस दुनिया में आए, सबसे पहला काम क्या किया? रोने का काम किया। तो रोना तो ये नियति है, रोना तो बाय डिफॉल्ट है ही, बट हंसना इज योर चॉइस। रोकर कटे या हंसकर कटती है जिंदगानी। कटती तो हैं, पर चुनाव देखिए। एक बच्चा रो रहा था और उस रोते हुए बच्चे को रोना सिखाना नहीं पड़ा। रोना सिखाना नहीं पड़ता, रोना अपने आप आता है। लेकिन उस बच्चे को हंसाने के लिए एफर्ट करने पड़ते हैं ना। एक माँ बच्चे को ऊपर उछालेगी, उसको गुदगुदी करेगी, उसको झुनझुना दिखाएगी, और तब वो बच्चा हंसता है। तो चॉइस इज ऑलवेज योर्स, कि आपने चुनाव करना है। जिंदगी में डिस्टर्बेंस बाय डिफॉल्ट आनी है। ससुराल गेंदा फूल,
मुझे बताइए, परेशानियां तो आनी ही आनी है जीवन में। कोई ना कोई भगवान ने ऐसे प्राणी पैदा करके रखे हैं जो हमें परेशान करने के लिए ही बनाए गए हैं। तो जिंदगी में डिस्टरबेंस, कोई शरीर से परेशान होगा, कोई मन से परेशान होगा, कोई रिश्तों से परेशान होगा, और कोई शायद इसलिए परेशान होगा क्योंकि परेशानी ही नहीं है। तो ही परेशान है कि यार परेशानी ही जिंदगी में नहीं है, आदत ही हो गई है परेशान होने की। तो परेशान होना इज बाय डिफॉल्ट, राइट। लेकिन इन परेशानियों में भी मुस्कुराते रहना इज योर चॉइस, ओके। और कैसे हम जीवन की हर परिस्थिति में मुस्कुरा कर रह सकें, क्योंकि वही मुकद्दर का सिकंदर होगा। तो निश्चित रूप से जो सिकंदर बनना चाहते हैं, याद कर सिकंदर के हौसले तो आली थे, पर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। तो ऐसा क्या हो जाए जीवन में कि मरते मरते सिकंदर जैसी स्थिति ना हो जाए हमारी, कि मरते मरते सिकंदर ने कहा था जब मेरा जुलूस निकाला जाए तो मेरे दोनों हाथ मेरे कब्र से बाहर रखना, ताकि मैं दुनिया को यह बता दूं कि आधी दुनिया का बादशाह जो है वो जब जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। हमें लगता है कि वो खाली हाथ जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा है जो हम अपने साथ लेकर जाते हैं। ऐसी कौन सी दौलत कमाई होती सिकंदर ने, ऐसी कौन सी दौलत कमाई होती अल्बर्ट आइंस्टीन ने, या ऐसी कौन सी दौलत कमाई होती उन लोगों ने जिनके पास नाम है, पद है, प्रतिष्ठा है, पर आज उनकी मजार पर दिया भी जलाने वाला कोई नहीं है। 1,00,000 पूत, 1,00,000 बच्चे, 1,00,000 पूत और 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। तो ये जो नाम है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, ये सब जीवन की एक जरूरत है, पर ये जीवन नहीं है। तो ऐसा हम इस जीवन में क्या पालें कि हम सही मायनों में मुकद्दर के सिकंदर बन जाएं। तो इनके गाने ने भी हमको एक राह दे दी है कि हम ऐसा क्या बात करें आप लोगों के साथ कि आप भी जाने मन कहलाने लग जाओ जी। और अब लास्ट चॉइस है सबसे बड़े ग्रुप की, और इनको समय भी बहुत मिला है। देखती हूँ ये कौन सा हीरा निकाल कर मेरे सामने रखते हैं। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। क्या बात है, पीछे वाले बोल नहीं रहे हैं। उड़ नहीं, उड़ नहीं। दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो मौत आनी है, आएगी एक दिन, अरे जान जानी है, ऐसी बातों से क्या So the most beautiful aspect of this life, जिंदगी का यह सबसे खूबसूरत अंदाज है कि यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इसका मतलब है कि ईच एंड एवरी मोमेंट इज सस्पेंस। हर पल, हर क्षण। मैं तो कल की बात छोड़ो, यहाँ अगले पल क्या हो ये हमें पता नहीं है। और अगर पता चल जाए तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाए। अगर पता चल जाए कि कल हम मरने वाले हैं तो कल तो छोड़ो, 1 मिनट में यहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एंजाइटी बढ़ जाएगी, पल्पिटेशन बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। हम कल तक का भी वेट नहीं कर पाएंगे। व्हेन आई वॉज इन कॉलेज आई स्टिल रिमेंबर कि मैं एक फिल्म आई थी ज्वेल थीफ। अगर आप में से उस समय के लोग हैं जिनको पता होगा जी, तो ज्वेल थीफ जो थी वह, और हमारी तो आदत थी बिकॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप एवरीथिंग इन बॉम्बे एंड द लाइफ वाज सो ग्लैमरस। माधुरी दीक्षित जी, गोविंदा जी, इनके साथ हमारा पूरा समय कॉलेज का बीता हुआ है।
तो जब भी कोई फिल्म आती थी तो फ्राइडे को रिलीज होती थी। आजकल कब होती है अभी मुझे इतना नहीं पता, अभी भी स्टिल ओके। तो फ्राइडे को फिल्म का रिलीज होना और फर्स्ट शो फर्स्ट डे ही ये टिकट बुक होती थी हमारी बाय डिफ़ॉल्ट, चाहे वो फिल्म जैसी भी हो। पर ज्वेल थीफ तो आई वॉज वेटिंग सो मच, पर मुझे वो फिल्म का टिकट फ्राइडे को नहीं मिल पाया। तो सैटरडे को जब हम जाने वाले थे, लेकिन सैटरडे जब मॉर्निंग टाइम कॉलेज में गए, पता नहीं किस मूर्ख और बेवकूफ़ ने वो फ्राइडे को फिल्म देखी थी जिसने सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ था अशोक कुमार इज ज्वेल थिफ। और जैसे ही वो देखा, सारा देखने का जो इंथुजियाज्म था, जो क्रेज़ था वो देखने का, फिल्म उसके बाद हमने 4 बार देखी, लेकिन फिर भी जो पहली बार देखने वाला बात था वो कहीं ना कहीं मिस हो गया। तो कहने का मतलब है कि ज़िंदगी ये सस्पेंस है, यहाँ हर पल अलग है, हर पल नया है, एक पल दूसरे से मैच होता नहीं है। तो ज़िंदगी के हर पल में हम इसे कैसे जिएं, किस तरह से जिएं कि हमारा कल भी सुंदर हो जाए, कल यानी बीता हुआ कल, और हमारा कल भी सुंदर हो जाए यानी आने वाला कल। तो कुछ ऐसे ज़िंदगी के सूत्र हैं जिन सूत्रों की चर्चा आप लोगों के साथ करने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। तो पहले एक कहावत आप सबने सुनी है, हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड गोज टुगेदर। पहला सुख निरोगी काया, बाद में माया और बाद में जो चाहिए वो भाया, लेकिन पहला सुख निरोगी काया। कि आपको यदि कोई तपस्या करनी है, कोई भक्ति करनी है, कोई व्यापार करना है, या आपको कोई एथलीट बनना है, या आपको कुछ और ज़िंदगी में करना है, शरीर के बिना संभव नहीं है। ये शरीर एक ऐसा रथ परमात्मा ने हमें दिया है, जिस रथ को यदि सही तरह से रखा जाए तो कम से कम 100 साल तक इसका कोई भी अस्थि पंजर ढीला नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ तो 25, 30, 40 साल में गोडे दुखने लग जाते हैं, किसी के घुटने दर्द हो रहे हैं, किसी के कमर दर्द हो रही है, छोटे छोटे बच्चे ना, जिनके कमर में दर्द हो रहा है, जिनके पैरों में दर्द हो रहा है, किसी के सिर में दर्द हो रहा है। तो अगर यह रथ आपका सही तरह से काम नहीं कर रहा है, मैक्सिमम एवरेज उम्र ही इतनी कम घटकर रह गई है। अभी हम सुमित जी के यहाँ आए, उन्होंने कहा था हम जापान जाकर आए गुरुमा, और जापानीज़ लोगों की अगर आप हेल्थ देखें तो वो कम से कम 150 साल तक जीने की क्षमता, स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता हमारे भारत में देख लीजिए। शिवानंद बाबा है ना, जिनको अभी राष्ट्रपति पुरस्कार कोरोना काल से जस्ट थोड़े से समय पहले मिला था, 125 साल का बंदा है और शरीर का हर पुर्जा बराबर काम कर रहा है। और यदि उनका कर सकता है तो हमारा भी कर सकता है। ऐसे कौन से नियम होंगे, ऐसे कौन से सूत्र होंगे जिसके कारण हम एक स्वस्थ शरीर, क्योंकि बिना नाव के नदी पार नहीं कर सकते, तो फिर नाव के प्रति जिम्मेदारी किसकी बनती है? नदी की बनती है या नाव चलाने वाले की बनती है? नाव चलाने वाले की बनती है। यहाँ तो नाव चलाने वाला भी आप हैं और यह नाव भी आप हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई ऐसा छेद ना हो जाए या कोई ऐसा कार्य ना करें हम कि जिसके कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम या नर्वस सिस्टम, और आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है साइकिक न्यूरो इम्यूनिटी लॉस हो जाना, यानी हमारे मन, हमारे शरीर के कारण जो इफ़ेक्ट हमारी इम्यूनिटी सिस्टम पर आ रहा है, और इसके कारण बहुत कम उम्र में कई सारे रोग हो रहे हैं। मुझे बताइए, 30-40 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ जाना, अभी तक बेचारे ने समझा भी नहीं कि दिल क्या होता है ना। तूने मेरा दिल ले लिया, तूने मुझे दिल दे दिया, काश, ऐसी बातें करते करते तो दिल ही चला गया।
अभी तक तो आया ही नहीं जीवन में, दिल वाली बात दिल में किसी को बिठाया नहीं, तो कैसे हुआ ये कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम अफेक्टेड हो गया? किस कारण ये सारी साइको इम्यूनिटी हमारी बढ़ जाए, यानी मानसिक रूप से। देखिए, शरीर और मन ये एक साथ चलता है। जितनी भी बीमारियां हो रही हैं वो सारी की सारी आपके मन पर पहले आ रही हैं और उसके बाद शरीर में, चाहे वो ब्लड प्रेशर के रूप में या एसिडिटी के रूप में या डायबिटीज़ के रूप में या फिर ब्लड प्रेशर, जो भी बीमारी होती हैं वो ऑल द डिजीजेज आर साइकोसोमैटिक। वो पहले आपके मन पर आती हैं और फिर आपके शरीर में दिखाई देती हैं। शरीर में इतने इंजेक्शन ले लो, मुझे बताइए, शरीर में चाहे डोलो डाल दो या कॉम्बीफ्लेम डाल दो और पता नहीं जो भी आप केमिकल्स डाल रहे हो दवाइयों के रूप में, आप ये जितनी, एक नियम है कुदरत का, जो चीज़ जिससे बनती है वो उसी से रिपेयर होती हैं। यदि लकड़ी की बनी हुई नाव है तो उसको रिपेयर करने के लिए हमें लकड़े की ही ज़रूरत पड़ेगी। यदि मेटल की बनी हुई गाड़ी है तो रिपेयर करने के लिए मेटल की ही ज़रूरत पड़ती है। जो चीज़ जिससे बनेगी वो उसी से ठीक होगी। तो मुझे बताइए, अगर ये शरीर को हमें ठीक रखना है तो क्या हम जानते हैं कि ये शरीर किससे बना है? किससे बना है ये शरीर? क्या बात है! तो आप सब लोग तो मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। चलो, ये पहले से आप जानते ही हैं कि 5 तत्व से शरीर बना है। तो ये भी बता दीजिए कौन से 5 तत्व? वायु, जल तो वहाँ से आ गया, अग्नि यहाँ से आ गई, पृथ्वी वहाँ से आ गई, और पीछे वालों आकाश भी बोल दो। ये तो क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्वों से बना हुआ है सारा खेल ये जो चल रहा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अगर इन तत्वों से बना हुआ ये शरीर है तो यह ठीक किसी केमिकल से नहीं हो सकता। आप कितनी ही पैथी यूज़ करके देख लीजिए, जब तक पे करोगे, जेब से निकाल निकाल कर पैसा पे करोगे तब तक ठीक, और नहीं तो जैसी थी वैसी की वैसी। जब तक इंजेक्शन लगाते रहोगे इंसुलिन, डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगा, और जैसे ही आपने लगाना बंद किया वो बीमारी वैसी की वैसी। तो जितनी भी पैथियाँ हैं ये पैथी तब तक काम करती हैं, पर ये इससे हमारा शरीर बना नहीं है। इसलिए कितना भी आप एलोपैथी ले लो या कितना भी आप होम्योपैथी ले लो, हमारा शरीर ठीक इनसे नहीं होगा। शरीर इन 5 तत्वों से ही ठीक किया जा सकता है, और ये हजारों साल से हमारे ऋषि मुनि करते आए हैं। कुंभ में जाकर देख लेते, आप अगर गए होंगे तो हजारों वर्षों के उम्र वाले साधु सन्यासी वहाँ पर हैं, और रहने के लिए ना घर है, ना पहनने के लिए कपड़ा है, और हिमालय में रहते हैं तो ना खाने के लिए रोटी है। बिना रोटी, बिना कपड़े और बिना मकान के भी यदि वो सैकड़ों साल तक सरवाइव कर सकते हैं, एंड विद सो मच एनर्जी, जो ओज, जो तेज, जो शक्ति है, तो हम लोगों को लगता है कि इस शरीर को चलाने के लिए, अरे गुरुमा आप इतनी मेहनत करते हैं तो खाना तो चाहिए शरीर को। हमें लगता है कि शरीर ये खाने से चल रहा है, ये खाने से चलता नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है जितने मरे हैं सब खा खा कर मरे हैं। कभी कोई ऐसा बोले कोई भूखा मर रहा है, वो तो कहावत हो गई, भूखा मर रहा है। सॉरी, भूखा मरता नहीं है, बहुत ज़्यादा खाना, क्योंकि कोटा लिखा कर आए हो, और कोटा जितना खाने का लिखा कर आए हो, अगर उससे ज़्यादा खा रहे हो तो कभी ना कभी टिकट तो कट जाएगा। बात है शरीर को ठीक रखना है। वास्तु, कोई भी घर बनाते समय, कितना सुंदर घर, अभी हम सुमित प्रभु के यहाँ पर जब गए थे, मुझे बताइए, घर बनाने से पहले आर्किटेक्ट को बोला होगा और उसने डिज़ाइन बनाया होगा, फिर आपने कहा होगा वास्तु का ध्यान रखना, हॉल कहाँ बनना चाहिए या रसोई घर कहाँ बनना चाहिए, बेडरूम कौन से साउथ में होना चाहिए कि ईस्ट में होना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि यदि घर का वास्तु बनाने के लिए आप इतने अवेयर हो, इतने सजग हो, तो वास्तु का सही मतलब क्या होता है? मुझे बताइए। वास का मतलब
रहना, और तू का मतलब तू, राइट। अगर मैं ये पूछूं कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हो आप, तो आप ये मत करना सिविल लाइंस में रहता हूँ, राइट। मैंने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा शरीर कहाँ रहता है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ रहते हो। तो तुम इस 5.5 फुट के इस शरीर में जब रहते हो, तो मुझे बताइए इस शरीर का वास्तु सही तरह से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर हमारे इंटरनल सिस्टम्स, हमारे सारे ऑर्गन्स, हमारे सारे सेंसेस अगर वास्तु के अनुसार सही तरह से फंक्शन नहीं करते हैं और इनका एनर्जी कहीं पर डिप्लीट होने लग जाता है, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में हमारी शक्तियों का ह्रास होता है, हमारे जीवन में अनसक्सेस आती है, ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में स्ट्रेस आता है, दुख आता है, चिंताएं आती हैं, और हम अपने नसीब को कोसने लगते हैं। यार इतना आंबिल किया, इतना उपवास किया, इतना एकासना किया, और उसके बावजूद भी जीवन में वो टेंशन खत्म नहीं हो रहा है। एक्चुअली समस्या कुछ और है और सॉल्यूशन आप कुछ और ही स्थान पर ढूंढ रहे होते हैं। तो कैसे ये सारी चीज़ें इन सिंक आए और आपको इसके पीछे का साइंस पता चले, आज की मुलाकात में अगर इतना भी हो जाए तो बहुत हैं। तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे इन पंच तत्वों को ठीक रखने से, क्योंकि इन पंच तत्वों का इफेक्ट हमारे मन पर पड़ता है सीधा। हर तत्व का अपना स्वभाव है। जैसे मैं अगर आपको कहूँ आपका स्वभाव क्या है, आज तक आपको ये प्रश्न किसी ने पूछा नहीं, तो आप, लेकिन आपको पता तो होगा ना मेरा स्वभाव क्या है ना। सुमित जी कहेंगे मैं एकदम कूल पर्सन हूँ, राइट। वो तो मैं नम्रा से आई एम ए वेरी शॉर्ट टेम्पो पर्सन, यू नो, मेरे को तो बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है ना। कोई क्या अपना अपना स्वभाव है, कोई शांत स्वभाव का होगा, कोई उग्र स्वभाव का होगा, कोई बहुत ही पत्थर दिल होगा। यहाँ पर कौन है पत्थर दिल, बताओ। वैसे तो मुझे बहुतों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, पर फिर भी आप ही बता दो अपना, है ना। कोई पत्थर दिल होगा तो कोई एकदम ही सॉफ्ट हार्टेड होगा। हर किसी का जैसे अपना अपना स्वभाव है। आप कहते हैं भाई ये मेरा स्वभाव है, मैं तो बदल नहीं सकता, कई बार ऐसा कहते हैं। तो वैसे ही इन पंच तत्वों के अपने अपने स्वभाव हैं, और यदि आप इस नेचर के इन पंच तत्वों के साथ इतना ही आवाज हो सकता है कि बेटा इसका, यदि इन पंच तत्वों के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तो जितना रेशो इनका इस नेचर में है उसके साथ यदि आप इन सिंक हो जाते हैं, इनके साथ यदि आप अपने तत्व को बैलेंस कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके कई सवालों का जवाब आपको अभी थोड़ी देर में ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं सबसे पहला तत्व, और वो है अर्थ एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है? अर्थ यानी पृथ्वी। अपने मोबाइल को हम साइलेंट करेंगे। अर्थ एलिमेंट, इस नेचर में अर्थ एलिमेंट इज ओनली 12%, ओनली 12% हैं। ये आपके शरीर के जितने ऑर्गन्स बने हैं, ये शरीर बना है, हड्डियाँ बनी हैं, ये सब कुछ अर्थ एलिमेंट से बना हुआ है, और ये होना चाहिए ओनली 12%। परंतु हमने वजन बढ़ा बढ़ा कर इसको 12% से थोड़ा ज़्यादा भी कर लिया है। अब अर्थ एलिमेंट का स्वभाव है, अर्थ हमें देता है स्टेबिलिटी, अर्थ हमें देता है एक, है ना, सपोर्ट जिसको कह सकते हैं। अर्थ स्टेबिलिटी देता है, अर्थ सपोर्ट देता है। मुझे बताइए पृथ्वी का गुणधर्म क्या है? अगर मैं आपको पूछूं पृथ्वी का स्वभाव क्या है? सहनशीलता। और आपका स्वभाव क्या है? हाँ बोलिए, आपका स्वभाव क्या है? मैं क्यों सहन करूं, है ना, मैं सहन नहीं, मेरे से सहन ही नहीं हो सकता है ये चीज़। पृथ्वी का स्वभाव है सहनशीलता, और हमारा स्वभाव है असहनशीलता। मैच हो रहा है क्या पृथ्वी के साथ? नहीं होता है। पृथ्वी का स्वभाव है धैर्य रखना, पेशेंस रखना, और आपका स्वभाव इम्पेशेंट हो जाना।
छोटी छोटी बात में क्या हो जाते हैं, एकदम एरोगेंट हो जाएंगे, एकदम इरिटेटेड हो जाएंगे। थोड़ा सा भी ना सुनने का ना समझने का, वो पेशेंस ही नहीं रह गया यार, पेशेंस ही नहीं, बस भागना है, दौड़ना है, जल्दबाजी है। तो पृथ्वी के साथ आपका स्वभाव मैच हो रहा है क्या? बैलेंस है या इम्बैलेंस है आपका पृथ्वी तत्व? इम्बैलेंस है, राइट। तो कैसे हम अपने अर्थ एलिमेंट को जैसे ही बैलेंस करेंगे, टेक्निक मेरे पास है, वो बताऊंगी। अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करते ही वो पेशेंस आता है, अपने आप आता है। 100 बार समझाने से आपका जीवन नहीं बदलेगा तब तक, जब तक अंदर से वो बदलाव नहीं आ जाएगा। तब से तो ऊपर से लीपापोती करते रहेंगे, हमारे जैसे लोग आएंगे, बोलते रहेंगे, हम बोलेंगे, आप सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे और दूसरे से छोड़कर यहीं से झटक कर बेचारे 1 महीने 2 महीने 4-4 महीने तक महाराज सा आते हैं, समझा समझा कर जाते हैं, और अगले साल आते हैं तो फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। तो भाई अंदर से अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ, अंदर से यदि वो परिवर्तन नहीं आया, तो बाहर से तो दीवार को लिपापोती करते रहो, और अंदर से ही यदि दरारें हैं तो वो बार बार पलट कर आ जानी है। तो जैसे ही हमारा अर्थ एलिमेंट ठीक होगा, वैसे ही आपके घुटने दर्द ठीक हो जाएंगे। बाहर से मालिश कर करके या बाहर से पेन किलर खाकर या बाहर से यदि घुटना बदल भी दोगे तो भी वो फर्क नहीं पड़ेगा। और वो फर्क मात्र 21 दिन तक अर्थ एलिमेंट को ठीक करने से आप देखेंगे कि आपके पैरों का दर्द, आपके काफ मसल्स का दर्द, आपके थाइस का दर्द, ये जो लोअर बॉडी में हमारा अर्थ एलिमेंट रिसाइड करता है, हमारे घर में भी अर्थ एलिमेंट वास्तु के अनुसार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। यदि उस डायरेक्शन में आपने हैवीनेस नहीं रखा, अर्थ एलिमेंट नहीं रखा ज़्यादा, तो फिर आपके घर का वास्तु भी सही नहीं होता है। वास्तुशास्त्र ही इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमने अपने अर्थ एलिमेंट को ठीक करके हमारे कई सारे रोगों का इलाज किया जा सकता है ना। हेयर फॉल बहुत होता है जिनको लगता है, और फिर ऊपर से तेल लगाओ और ऊपर से केमिकल लगाओ और शैम्पू बदल डालो। 100 तरह के शैम्पू बने ही सिर्फ इसलिए हैं कि आपके बाल और खराब होते चले जाएं। अब जितना ज़्यादा बदलोगे, जितना परिवर्तन शैम्पू बदलने से नहीं होगा, आपके दांत, आपके नाखून, आपकी हड्डियाँ, जितनी भी प्रॉब्लम हड्डियों में दर्द की है ना, अरे इतना चेकअप करवाते हो आप लोग, कभी सिटी स्कैन करा ला, MRI करा ले, पता नहीं क्या क्या कराते हो, है ना। बीमारी कोई नहीं है पर शरीर में दर्द है, समझ में नहीं आता, क्योंकि डॉक्टर ने आपको कभी नहीं समझाया कि तेरा अर्थ एलिमेंट गड़बड़ है। क्योंकि डॉक्टर को खुद को पता हो तो समझाए कि डॉक्टर के किसके कारण तुम्हारी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही है। तो कहने का उद्देश्य है कि शरीर में अर्थ एलिमेंट को हम बैलेंस करके पेशेंस एक तरह से अपने नेचर में परिवर्तन लाएंगे, तो दूसरी तरफ हमारी बॉडी की बीमारियां भी दूर होगी। मैक्सिमम एलिमेंट हमारे शरीर में दूसरा है, और वो है वाटर एलिमेंट। कितना परसेंटेज एलिमेंट वाटर का इस नेचर में, कितना वाटर है? 72%, राइट। तो ये 70 से 72% वाटर एलिमेंट हमारी बॉडी में है। आपको क्या लगता है ये जो पानी आप पी रहे हो, इससे आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस हो रहा है? तो कई लोग बोलते हैं हम तो वाटर थेरेपी कर रहे हैं। मैं जो मिथ है ना आप लोगों में, पहले तो उसको थोड़ा ब्रेन वॉश करना चाह रही हूँ। सुबह उठकर हम तो 1 लोटा पानी पीते हैं, हम 1 लीटर पानी पीते हैं, हम गर्म पानी पीते हैं, कोई कहेगा हम ठंडा पानी पीते हैं। वो वाटर आपके वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए नहीं है। हमने 4 लीटर पानी, 3 लीटर पानी, एक है जितना हमने पीना चाहिए, उतना पीने के बाद आप सूप के रूप में, काढ़े के रूप में या और किसी जूस के रूप में जो वाटर इनटेक करते हो, वो आपके भीतर के वाटर एलिमेंट को प्योर करता है। और वाटर का स्वभाव क्या है? पानी का क्या स्वभाव है? पानी है एकदम शीतल और आप हैं एकदम, ये देखो बच्चे ये बोल रहे हैं, आज के बच्चों की ये हालात है, गरम। और बच्चे एकदम इंस्टिंक्ट हैं, वो बिल्कुल सही बोलेंगे, इसीलिए मुझे बच्चों को सिखाने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये बूढ़े लोग जानबूझकर, मालूम है फिर भी बोल नहीं पाते। अच्छा सबके सामने कैसे बोल दूँ मैं गरम हूँ,
है ना, होकर भी नहीं बोल पाते हैं, तो बच्चों से मेरी ज़्यादा दोस्ती बनती है वैसे भी। तो पानी है शीतल, हम हैं गरम। पानी का दूसरा स्वभाव बहना, और हमारा स्वभाव अटकना, राइट। तो बैलेंस है या इम्बैलेंस? आप जवाब दोगे। देखो, वन वे ट्रैफिक नहीं है, टू वे ट्रैफिक। इम्बैलेंस है। क्यों? क्योंकि हम अटक जाते हैं। अब कहाँ अटक जाते हो? बीते हुए कल में अटक जाते हो। पिछली दिवाली में मेरे सासू जी ने मेरे को साड़ी नहीं दिलाई थी, तो नम्रता जी आप क्या करोगे? बोला मैं पगा लागनी कौन दूं। तो कहाँ अटक गए? हाँ, साड़ी में अटक गए। कोई सास में अटका, कोई साड़ी में अटका, कोई पति में अटका, कोई पैसे में अटका। कहीं ना कहीं हम क्या हो जा रहे हैं? भूतकाल में अटक जा रहे हैं। और हमारे शरीर में भी यदि जल अटक गया तो वाटर रिटेंशन हो जाता है। और जल का ऐसा स्वभाव है कि जल से ही, ओनली वाटर को यदि शुद्ध कर दें आप अपने पूरे शरीर में, तो भी आप ये जो चतुर्मास में आप उपवास कर रहे हो, एक वक्त ही एक आसना करना है ना, शाम को 6-7 बजे के बाद पानी नहीं पीना है। इन सारे शास्त्रों में, किसी भी संप्रदाय के शास्त्र हो, ये सारे नेचुरोपैथी बेस्ड है, सारे संप्रदायों के शास्त्र। और इसलिए जिन्होंने अपने शास्त्रों की ज़्यादा सुनी, उनमें से एक जैन संप्रदाय है। और इसलिए इनके महाराज साहब ने बोल दिया शाम को 7 बजे के बाद पानी नहीं पीना, क्योंकि ये आपके भीतर के जल तत्व को बैलेंस करना चाहते हैं। और जहाँ जल तत्व में उछालें आने लगती हैं, जैसे समुद्र में बहुत ज़ोर ज़ोर से यदि ज्वार भाटा आने लग जाए तो कैसे समुद्र बहुत कंपित हो जाता है, वैसे ही जल तत्व ये हमारे मन से जुड़ा हुआ है। और मन यदि अटकता है अलग अलग जगह पर, और मन की शक्ति यदि डिप्लीट होती हैं, तो वह डिप्लीशन हमारे शरीर में, हमारे रिश्तों में, सबसे बड़ा दुष्परिणाम वाटर एलिमेंट का हमारे रिश्ते बिगाड़ता है। और इसलिए ना चाहते हुए भी कई बार रिश्ते 25-25 सालों के बाद में डाइवोर्स हो जाते हैं। अरे 25 साल एक साथ क्या कर रहे थे तुम लोग कि 25 साल के बाद एक दूसरे के साथ रह नहीं पाते हैं? तो पता नहीं, सब ठीक है लेकिन बस नहीं बन पा रही। वो क्यों नहीं बन पा रही? कई बार ऐसे लोग जब हमारे पास आते हैं और उनके साथ काउंसलिंग करके उनको जब हम ये टेक्निक्स सिखाते हैं, और टेक्निक्स ओनली योग से जुड़ी हुई है, तो आप देखिए उनके रिश्ते इतने सुंदर हो जाते हैं, क्योंकि जल ये सबसे ज़्यादा इमोशंस को ग्रहण करता है। और इसलिए जल की शुद्धता बहुत आवश्यक है। किसी के भी हाथ का जल ले लिया, कभी भी किसी का कहीं पर जल पी लिया, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्जित है। तो भोजन और जल, एक दोनों अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट बेस्ड दोनों चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा इमोशंस कैरी करती हैं। इसलिए इनका प्यूरिफिकेशन बॉडी में भी उतना ही ज़रूरी है। जल क्रिएटिव है। जिस बर्तन में डालो, लंबा ग्लास होगा तो लंबा जल हो जाएगा, और गोल ग्लास होगा तो गोल हो जाएगा। कहने का उद्देश्य है कि यदि जग में डालो तो जग के जैसा, और बकेट में डालो तो बकेट के जैसा। जल जो है वो क्रिएटिविटी दिखाता है, हर पल हर समय वो क्रिएटिव होता है। और हम सब लोगों की क्रिएटिविटी ही खत्म, रूटीन हो गया। बस सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक बस उठना है, तैयार होना है, खाना है, पीना है, दुकान जाना है या स्कूल जाना है, फिर पढ़ना है, फिर होमवर्क करना है, फिर क्लास जाना है, और फिर उसके बाद बैंक जाना होगा या दोस्तों के साथ जाना होगा, और रात को टीवी देखना होगा, और तान के चादर सो जाना होगा। तो हम लोगों ने रूटीन बना लिया है अपने जीवन का, कहीं कोई नयापन नहीं ना। रूटीन से हटकर हो जाता है तो झट से बोल देते हो, यार मेरा तो रूटीन बिगड़ रहा है, मेरा रूटीन नहीं बराबर हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि रूटीन से चलने वाले तो जानवर होते हैं ना। गायें रूटीन से चलती हैं। आप देखो, जैसे ही गौशाला का दरवाज़ा खुलेगा, गाय उसी रास्ते पर उसी तरह से बिना किसी इसके चलेगी। भेड़ बकरियाँ भेड़ चाल बोलते हैं। भेड़ चाल का मतलब ही क्या?
वो रूटीन में चलना है, बस एक के पीछे एक चली, एक गिरी तो बाकी सारी भी गिरी। तो जल तत्व ये हमारे भीतर की क्रिएटिविटी को दर्शाता है ना। किसी भी रंग में डालो तो जल तत्व की सबसे बड़ी खासियत है, लाल रंग डालो तो लाल और पीला रंग डालो तो पीला। हमारे भीतर का जल तत्व यदि बैलेंस रहा तो हम अपने जीवन की जो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, अलग अलग ड्यूटीज हैं, आप किसी के बेटे हैं, आप किसी के पति हैं, आप किसी के पिता हैं, आप किसी के भाई हैं, आप किसी के दोस्त हैं, एक ही समय में एक आदमी इतनी सारी पहचानों को लेकर जीता है और उतनी ही जिम्मेदारियां भी निभाता है। अपनी हर जिम्मेदारी को आप सही तरह से तभी निभा पाएंगे जब आप जिस रोल में डालो उस रोल में पूरी तरह से डूब जाए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हमारी नम्रता माँ ने कह दिया कि देखो आज शाम को नरसिम्हा महा अवतार फिल्म आई है और मैंने फिल्म के टिकट मंगा ली हैं, सुमित ज़रा शाम को 6 बजे का टाइम है, ज़रा आ जाना। तो हमारे सुमित जी, हर पति का ये काम है कि उसने पत्नी को खुश रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। आप मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, है नहीं, रखना चाहिए, राइट। हमारे सुमित जी 6 बजे जैसे ही आ गए, पत्नी ने कहा है तो आना बनता है, और जैसे ही आए उतने में उनकी माँ ने आकर कहा, बेटा सुमित मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना है। अब बेचारा सुमित क्या करे, माँ की सुने कि पति की सुने, तो एक बेटा अच्छा बने या एक अच्छा पति बने। अगर वो एक अच्छा इंसान नहीं हुआ ना तो ना वो एक अच्छा पति होगा और ना ही वो अच्छा बेटा होगा और ना ही वो अच्छा पिता होगा। तो हमारा वाटर तत्व जब शुद्ध हो जाएगा तो हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, और एक अच्छा इंसान फिर जो भी करेगा वो सही ही होगा, वो अच्छा होगा। तो हमारा जल तत्व अगर ठीक रहा तो वाटर बेस्ड जितनी भी बीमारियां हमारे शरीर में, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, ये मिडल एब्डोमेन से लेकर जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सारे वाटर इम्बैलेंस की वजह से होते हैं, राइट। सो हम जल तत्व को ठीक करें, अपने नेचर को ठीक करें, और उस नेचर के कारण, उन इमोशंस के कारण, उन स्वभाव के कारण जो बीमारियां शरीर में हो रही हैं वो अपने आप ही ठीक होने लगती हैं। हमारी तीसरी एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट बहुत कम है शरीर में, परंतु उसी के कारण सर्वाइवल है, और वो है फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व, राइट। अरे यार उसमें आग नहीं है, ऐसी आग लगनी चाहिए ना, ऐसा कई बार हम बोलते हैं, राइट। तो 4% फायर एलिमेंट हैं, और फायर का स्वभाव है उठना, है ना। आग हमेशा कहाँ नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है। तो फायर का स्वभाव है ऊपर उठना, और हमारा स्वभाव है, अच्छा कोई तो बोलने वाला है रायपुर में, सच बोलने वाला है ना, नीचे ही गिरना होता है। छोटे छोटी बात में, ये मेरे फ्रेंड के साथ मेरा झगड़ा हो गया, इसने मेरी पेंसिल ले ली, उसने मेरा पेन ले लिया, अपनी बहन के साथ झगड़ा हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। छोटी छोटी सी बात में डिसीजन लेना है, करूं नहीं करूं, जाऊं नहीं जाऊं, बोलूं नहीं बोलूं, खाऊं नहीं खाऊं, सही डिसीजन ही नहीं ले पाते, एकदम डायलेमा की स्टेट में कंटिन्यूअसली ना लो एनर्जी में रहते हैं, अपने आप को डाउन रखते हैं। मैं बेचारी क्या कर सकती हूँ, है ना, मेरे हाथ में क्या है ना, मेरा तो चलता ही नहीं है ना, मेरे को तो पूछने वाला ही नहीं है ना। कंटिन्यूअसली आप जब ऐसा बोल बोल के अपने ही भीतर के उस जुनून को, अपने ही भीतर की उस क्रिएटिविटी को, अपने पैशन को, अपनी कंसिस्टेंसी को, अपने डिटर्मिनेशन को, ये जो पावर हमारे भीतर है ना, उसको सबसे ज़्यादा डाउन हम स्वयं अपने बुद्धि, अपने विचारों, तो अपनी बुद्धि को यदि एक्टिवेट रखना है, अपनी बुद्धि को यदि अवेयर रखना है, सही गलत का सही निर्णय सही समय पर यदि लेना है, तो हमने अपने फायर एलिमेंट को बैलेंस करना होगा। आज मैं आपको थोड़ा सा सिखा कर जरूर जाऊंगी ताकि आपके भीतर थोड़ी सी जिज्ञासा रहे और आगे क्या।
तो वो जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए। सो फायर एलिमेंट हमारा बैलेंस होगा, और फिर फोर्थ एलिमेंट होगा एयर एलिमेंट। हवा कहाँ है? रायपुर में, सिविल लाइंस में कि वृंदावन हॉल में? कहाँ? वेरी गुड। एयर इज एवरी वेयर। ये जो एयर एलिमेंट है, ये एयर एलिमेंट ये एक्सपांशन का प्रतीक है ना। हवा का स्वभाव है वो सबके लिए एक जैसी है, दिखती नहीं है लेकिन सबके लिए। वो ये नहीं कहती कि भाई तू करोड़पति है तो तेरे घर में ज़्यादा रहूँगी और बाजू वाला झोपड़ी वाले के पास कम जाऊँगी। हवा सबके लिए जैसे एक समान है, वैसे ही ये जो स्वभाव हमारा होना चाहिए सबके लिए एक समान, पर वैसा होता नहीं है। ये मेरा है, इसके लिए इसको एकदम अच्छा घी लगा के रोटी, और वो मेरे देवर का बच्चा है तो उसको थोड़ा सा चल जाएगा। हमारे मन में ये जो भेदभाव हो जाता है ना, अपने का, पराये का, तेरे का, मेरे का, और उसके कारण जो प्रेम हमारे भीतर फ्लरिश होना चाहिए था सबके लिए एक जैसा, वो नहीं हो पाता है ना। अपनी पत्नी से प्रेम करते हो क्या? ऐसा कॉमन सवाल है। हाँ तो बोले अपनी से ही करेंगे, मेरे बाजू वाली से थोड़ी पूछा। तो अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। हमारे हर्षवर्धन भैया हैं, एक बार मेरे पास आए, बोले गुरु माँ आप ये योगा प्राणायाम भाई अपने बस की बात नहीं है, हमको तो इंस्टेंट परमात्मा कैसे मिल सकता है ये बता दो। मैंने कहा मेरे पास टेक्निक है, पहले ये बता दो भाई अपनी पत्नी से प्रेम करते हो? बोले अरे बहुत करता हूँ। अच्छा, मैंने कहा क्या कर सकते हो अपनी पत्नी के लिए भैया? तो बोले चांद तारे तोड़ लाऊं। मैंने कहा ये ऐसी बातें नहीं करना ना, प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए इंसान का। हवा में बात मत करो। मैंने कहा प्रैक्टिकली बताओ अपनी पत्नी से प्रेम करते हो क्या कर सकते हो? बोले उसके लिए तो जान भी दे सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा, और अगर ये पता चल जाए कि पत्नी किसी और से प्रेम करती है तो लो जान ले सकता हूँ की बात कर रहे हैं। ये रायपुर वालों का प्रेम देखो, ये पल भर में जान देते हैं और पल भर में उसी की जान। ये प्रेम है क्या? या ये प्रेम के नाम पर इमोशनल अत्याचार हैं एक दूसरे के ऊपर? सही प्रेम क्या है, शुद्ध प्रेम क्या है कि जितना प्रेम अपनों से करते हो उतना ही प्रेम पड़ोसियों से भी हो जाए, उतना ही प्रेम यदि अपने शत्रुओं के प्रति भी हो जाए, उतनी ही दया, उतनी ही करुणा, उतना ही प्रेम सबके लिए एक जैसा। और अगर वो आपका हो जाता है तो समझना आपका एयर एलिमेंट ठीक है, तभी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। और ये 25-25, 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक जो आ रहा है ना, आप यकीन मानिए सिर्फ इसलिए क्योंकि ये रिश्तों के नाम पर है ना संबंध जोड़ ही नहीं पाते हैं। ये बस लिव एंड कौन से रिलेशनशिप में जीते हैं, पता नहीं कैसी रिलेशनशिप है आजकल बनाते हैं। ये 10-10, 12-12, 15-15 साल की उम्र में एक दूसरे के लिए कस्में, वादे, प्यार और फिर वफा, सब बातें हैं। बातों का क्या? तो जहाँ प्रेम नहीं और प्रेम में जहाँ दिल टूटा ऐसा समझ लीजिए, तो वहाँ इंसान सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये जो बीमारियां हैं वो ऑटोमेटिकली एयर एलिमेंट से जुड़ी हुई, और वो प्रेम के लिए इतना तरसेगा कि लोग बहुत हैं एक ही छत के नीचे रहने वाले, परंतु हकीकत में प्रेम नहीं महसूस कर पाते हैं एक दूसरे के प्रति, सही कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल यदि सही नहीं रहा तो हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी पक्की आनी है। मैं बताइए, मैं यहाँ से बोल रही हूँ और आपको वो सुनाई दे रहा है। कैसे सुनाई दे रहा है? एयर से सुनाई दे रहा है। बिल्कुल, यहाँ से एयर के थ्रू वाइब्रेशन जब आपके कान के पास जा रही हैं, तो जो कुछ भी एक्सप्रेशंस हैं या हमारे इमोशंस हैं, हमारी भावनाएं हैं, जब हम एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो कहीं ना कहीं वो प्रेम के स्तर पर सामने वाले को राहत देता है, और इसके कारण दिल जो है वो बराबर सही फंक्शन
कर पाता है। तो ये एयर एलिमेंट हैं जो जीवन में प्रेम निर्माण करने वाला होगा, और लास्ट में होगा, और वो होगा हमारा आकाश तत्व। हम में से हर कोई व्यक्ति डिवाइन पावर लेकर इस दुनिया में आया है। परमात्मा मुझे ज़्यादा दे और आपको कम दे, ऐसा भेदभाव नहीं है। हर किसी के भीतर इनेट एबिलिटी है, असीम शक्तियाँ लेकर हम सब लोग इस जीवन में आए हैं। और जिन्होंने इन शक्तियों को जगा लिया, जिन्होंने अपने स्पेस एलिमेंट को उस हायर फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून कर दिया, अलाइंड कर दिया, तो हमारे शास्त्र, हमारे धर्म, हमारे संप्रदाय कर ही क्या रहे हैं मुझे बताइए। ये महापुरुष आकर करते क्या हैं? हमें यही तो एहसास दिलाते हैं कि तुम जितना सोच रहे हो तुम हो, तुम उससे कहीं कुछ और ज़्यादा हो। पर उस ज़्यादा के लिए हमें उस सॉकेट के साथ में जुड़ना भी तो पड़ेगा ना। यदि मुझे अपने मोबाइल को चार्ज करना है तो भाई ऐसे ही तो पड़े पड़े चार्ज नहीं होगा ना, कहीं तो बैटरी के साथ या कहीं ना कहीं हमें उसे इलेक्ट्रिक इसके सॉकेट में डालना पड़ेगा। द सेम वे यदि हमें भी अपने उन समस्त ऊर्जाओं को, और जिसके कारण जीवन में हम कुछ नया निर्माण करके जा सकते हैं, उसके लिए हमें भी अपने आप को बार बार, जैसे रोज़ रोज़ मोबाइल को हमें सॉकेट में डालना पड़ता है, चार्जिंग में लगाना पड़ता है, वैसे रोज़ रोज़ हमें अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने आत्मा को और अपने शरीर को रोज़ रोज़ एनर्जाइज्ड करना पड़ता है। समय बहुत कम है कि ज़्यादा? कम। ओके, तो कहावत में तो यही है कि समय बहुत कम है। 24 घंटे में एक आदमी पूरे देश को चला लेता है, और 24 घंटे में आपको 2 दुकान और 1 मकान वो आपसे हैंडल होता नहीं, और आप कहते हैं समय बहुत कम है। समय बहुत कम नहीं, पर हमारे जीवन में अस्त व्यस्तता इतनी है, प्रायोरिटी हमारी नहीं है कि जिस उम्र में जिस समय जो करना चाहिए वो प्रायोरिटी यदि हमारी सही तरह से नहीं रही तो हम कहीं ना कहीं ये कह बैठते हैं कि समय कम पड़ता है। पर मैं जानती हूँ कि समय बहुत कम है, और इसलिए कम समय में हम ज़्यादा जल्दी ये सारे अचीवमेंट कैसे कर लें। 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस मैंने एक मुट्ठी में लाकर रख दिया है कोरोना काल में, और मैं जानती हूँ कि अगर ये इतना आपको आ गया तो समझो इससे ज़्यादा और कुछ बहुत करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। तो हम सबसे पहली बात, जीवन में परमात्मा का दिया हुआ सबसे सुंदर तोहफा हमारा जीवन। मुझे बताइए, इस जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो परमात्मा ने हमें दी है वो है फ्री विल टू चूज़। परमात्मा ने हमें स्वतंत्रता दी है कि हम सही चुनाव कर सकें। गधा चाहकर भी घोड़ा बनने का चुनाव, वो कितनी कोशिश कर ले, योगा प्राणायाम करेगा तो भी गधा सिर्फ एक गधा ही रह सकता है। वो एक अच्छा गधा बन सकता है, घोड़ा तो नहीं बन सकता। पर इंसान यदि प्रयास कर ले, सही समय पर सही टेक्निक इसको मिल जाए, तो निश्चित रूप से एक बीज से 100 जंगल बन सकते हैं। एक बीज से, वैसे ही एक इंसान से आने वाली हजारों वर्षों तक हमारी संस्कृति, हमारा धर्म सरवाइव कर सकता है। एक इंसान अपने जीवन में क्रांति कर सकता है, एक बीज, बस उसको सही टेक्निक मिल जाए। अब ताली बजा रही हमारी माता जी, तो ताली भी ऐसी बजा रही है कि ताली की आवाज़ ही नहीं। अब मुझे बताइए, जो तालियां अभी आप बजाई, वो तालियां आपने 100% पूरी ताकत लगाकर बजाई थी क्या? हैव यू एक्सर्टेड योर 100% पावर? नहीं ना, फिर क्यों बजाई? क्यों बजाई? ऐसे ही टाइम पास? नहीं, ऑब्लिगेशन में आकर गुरु माँ ने बोला ताली बजाओ, इसलिए आपने तालियां बजाई। मरता क्या ना करता, दूसरा कोई चारा नहीं है, करना ही पड़ेगा, इसीलिए कर डालो, फिर जैसे तैसे कर डालो। ये इतनी आदत हो गई है हम लोगों की कि हम कोई भी काम करते समय हमारे भीतर जुनून ही नहीं है उसको काम को करने का, हम पूरी तरह से इन्वॉल्व्ड ही नहीं है उस काम को करने में, और फिर जैसे तैसे हाफ हार्टेडली करते हैं। आधे अधूरे मन से किया हुआ काम तुम्हें कभी भी संतुष्टि और सफलता
नहीं दिला सकता है। मैं तो अपने शब्दों में कहती हूँ कि भाई या तो बजाना नहीं, और बजाया तो फिर सामने वाले की पूरी बजाना। अगर मुझे कहा होता ताली बजाने के लिए तो मैंने ताली ऐसी बजाई होती, जिसको कहते हैं 100% अपनी पूरी शक्ति लगाकर बजाई होती। एक बार 100% जरा पूरी ताकत लगाकर बजाइए। हमारी माताएं आगे बजा ही नहीं रही है, ये बोले बाजू वाले बजा रहे हैं ना, हमने नहीं भी बजाया तो चलेगा, राइट। अब बाजू वाले का चेहरा देखिए, मेरा नहीं, बाजू वाले का। हर किसी के चेहरे पर क्या है? ये मुस्कुराहट किसने दी? बाजू वाले ने? नहीं, या चप्पर फाड़ कर? हाँ, ये भीतर से आई। कब आई? जब एक छोटा सा काम भी दिलो जान से किया। ताली बजाने का काम भी यदि पूरे मन से 100% अगर ऊर्जा लगाकर या उस काम में पूरी तरह से डूब गए, मैं सिर्फ आपको ये समझा रही हूँ कि एक छोटा सा काम भी यदि 100% किया जाए तो ये उत्साह और मुस्कुराहट आती है। तो फिर ज़िंदगी में जो कर रहे हो, यदि वो हर कार्य आपने इसी तरह से किया, चाहे आप अपनी दुकान में बैठे हो, जहाँ बैठे हो वहीं के हो जाओ। इसको दूसरी भाषा में कहती हूँ, आई एम ए वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। 100% का मतलब है जिस समय जहाँ हो उस समय पूरी तरह से वहीं पर होना। मुझे बताओ, जब घर में रहते हो तो फिर बाहर वाली का स्ट्रेस नहीं लेना। जब घर में रहते हो तो बाहर वाली की चिंता नहीं, और जब बाहर वाली के साथ हो तो घर वाली की चिंता नहीं। ना तो आप घर वाली के हो और ना ही, मतलब बाहर वाली नहीं, दुकान के मैं बोल रही हूँ, तो आप कुछ और ही सोचो तो मुझे नहीं पता। मैं तो ये कहती हूँ, जब आप दुकान में हो तो घर में पत्नी नाराज है, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और जब पत्नी के साथ रहते हो तो फ़ोन पर अपने दोस्तों के साथ बात करने की आवश्यकता नहीं। जिस समय जहाँ हो उस समय क्या पूरी तरह से वहाँ पर हो। जब एग्ज़ाम देने बैठते हो तो खेल का मैदान याद आए तो क्या फ़ायदा, और जब खेलने जाओ उस समय मम्मी का टेंशन आए, अरे एग्ज़ाम है, अरे बाप रे उस समय होमवर्क है। खेल रहे हो तो 100% खेलो, और पढ़ रहे हो तो 100% पढ़ो। जिस समय मोबाइल में हो 100% मोबाइल में, पर जब पढ़ाई करो और उस समय भी आपको मोबाइल की याद आ रही है, इसका मतलब है कि आप 100% वहाँ पर मौजूद नहीं हो। और आधे अधूरे या तो करना नहीं ज़िंदगी में कोई काम, नियम बना लीजिए, आज का यही टेक अवे ले लीजिए, ये एक चीज़ जीवन में यहाँ से लेकर जाइए, या तो करना नहीं और किया तो 100% करना। इसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। यही सूत्र हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आपके बच्चों को सिखाया जाएगा जब आप उनको MBA की डिग्री लेने के लिए, हमारा बच्चा ऑस्ट्रेलिया गया है, अमेरिका गया है, लंदन गया है, और भाई सीख कर क्या आ रहा है? वो यही सीख कर आ रहा है जो हम आज आपको यहाँ पर बता रहे हैं, पर फ्री में बता रहे हैं ना, इसलिए वो कीमत नहीं होगी। और उतार कर देख लीजिए, जिंदगी सार्थक हो जाए। तो पहला लेसन, दिस इज द वाइटल लेसन ऑफ द लाइफ। जिंदगी के हर क्षेत्र में यदि सफलता चाहिए तो बस सफलता का ये पहला सूत्र है, और ये मैंने जिया है और आज भी जी रही हूँ। 50 है इसलिए आधे अधूरे मन से करना ये मेरी फितरत में नहीं है। मुझे ये पता है कि मेरी ज़िंदगी का हर पल इम्पॉर्टेंट है और मुझे उसे पूरा दिलो जान से जीना है। इसको अपना बेस्ट कैसे बनाना है? सो 100% जो करेंगे, बोलिए 100% करेंगे, राइट। सो ओके, सो ये हुआ हमारा पहला लेसन ज़िंदगी में। समय किसी के बाप की जागीर नहीं है। परमात्मा ने रोज 24 घंटे आपकी झोली में डाले हैं। 21,600 सांसें हैं, रोज लेते हैं, और एक एक सांस कोहिनूर हीरा है। न जाने व्यर्थ की बातों में गंवा रहे हो, है ना। गुस्सा आता है, सांस कैसे लेते हो? हाँ, लेके बता रहे हैं मुझे। सांसें एकदम भारी सी सांस हो जाएगी, तेज सी सांस हो जाएगी। आपने क्रोध की अग्नि में अपनी सांसों को कितना जला दिया, है ना। कितना
कमाते हो? ये पूछूंगी नहीं सुमित जी, राइट। लेकिन हमेशा यही सपना होता है, अगली साल टर्नओवर और बढ़ जाए, उसके अगले साल टर्नओवर और बढ़ जाए। मुझे बताइए, इस बेचारे 4 फुट के शरीर को, सुमित जी का तो 4 ही फुट का दिखता है, दुबला पतला एकदम, फूंक मारो तो उड़ जाए। कितनी रोटी लगेगी, कितना कपड़ा लगेगा, इतनी कपड़े की दुकानों पे दुकानें, इतना बड़ा काम। मुझे बताइए कितना मकान इस सर को छत चाहिए, पर इतने से के लिए कितना और कितना हम इकट्ठा करके और क्या साथ में ले जाएंगे। जब पता है कि नहीं, तो फिर मैंने कब, किस समय, किस तरह से अपने समय का सही सदुपयोग है। अरे सुमित जी क्यों नहीं नेचुरोपैथी आए? अरे गुरु माँ बहुत ट्राई किया, लेकिन हाँ समय नहीं मिला। पर अब मैं कहती हूँ कि आज कम से कम जो मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग, और जो जो सूत्र यहाँ से टेक अवे लेकर जा रहे हैं, मुझे बताइए अपनी ज़िंदगी में आपको यदि 4 पिलर बता देती हूँ, ये 4 पिलर यदि आपने मजबूती से गाड़ दिए ना, तो आपकी ज़िंदगी की इमारत सफलता की बुलंदियों को छुएगी। पहला पिलर अपनी ज़िंदगी का मजबूत कर लीजिए, ईमानदार हो जाइए। कितना सिंपल है, क्या होना है? ईमानदार। किसके साथ? अच्छा अच्छा, कम से कम आपको इतना तो पता है कि अपने साथ ईमानदार होने के लिए कुछ शब्द अपनी डिक्शनरी में से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते थे और आप नहीं कर पाए, जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर बनना चाहती थी और मैं नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि मेरे दादाजी बहुत पुराने ख्यालातों के थे और उन्होंने डोनेशन देकर बम्बई से बाहर तुम्हारा एडमिशन कहीं और उन्होंने मना कर दिया, लड़की की जात हैं, जाने नहीं देंगे, और मैं आज डॉक्टर नहीं बन पाई। मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा असफलता, जिसका श्रेय, जिसका कारण मैं उन समाज के पुराने रीति रिवाजों को और अपने दादाजी के पुराने विचारों को देती हूँ। मैं ज़िंदगी में जहाँ जॉब करती थी वहाँ मेरा प्रमोशन होने वाला था, बीच में किसी ने टांग अड़ाई, रिश्वत देकर अपना प्रमोशन करा लिया, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। उसके लिए मैंने सारा श्रेय सारे सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा दिया। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कई बार हुआ होगा। आप पढ़ना चाहते थे, लिखना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, कभी घर वालों ने साथ नहीं दिया, कभी रिश्तेदारों ने नहीं दिया, हो सकता है कि कभी शनि की 7.5 हो गई होगी, ग्रह आपके अनुकूल नहीं होंगे, समय आपका ठीक नहीं होगा, और आपने अपनी असफलता के लिए न जाने कितनी चीज़ों पर मटका फोड़ दिया है। कितने लोगों के साथ आपने ये ब्लेम गेम खेल लिया। आपने नहीं खेला, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ, आपके मन ने ऐसा कर दिया, आपको उसका पता भी नहीं चला। आपके रायपुर में एक डॉक्टर हैं, यहाँ पे कोई डॉक्टर है? रायपुर में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है, एकदम क्रिटिकल कंडीशन, अब मरा या तब मरा, और डॉक्टर साहब उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और 2 दिन में वो पेशेंट एकदम ठीक हो जाता है। और डॉक्टर से हमने पूछा, पेशेंट के ठीक होने के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? डॉक्टर ने अपना कॉलर टाइट किया, ये देखो मेरे पास आया था, मेरा डायग्नोसिस इतना ठीक है, मैंने एक्सपर्ट को बुलाया, मैंने ना अपनी भूख की, ना प्यास की, ना सोने की चिंता की, आज मैं अपने पैसे खर्च करके दवा मंगा के इसको ठीक किया हूँ। तो आज अगर ये ठीक है तो किसकी बदौलत? मेरी बदौलत। पर इसी डॉक्टर के पास 2 दिन बाद दूसरा पेशेंट आ जाए और वो पेशेंट भी उसी स्थिति में, उसके लिए भी वही सब कुछ किया जो पहले वाले के लिए किया, फिर भी दूसरे दिन राम नाम सत्य है। और हमने अब डॉक्टर साहब से ये पूछा कि मरने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो कौन? हाँ, पेशेंट खुद यार, उसके घर वाले। इतनी समझ नहीं है, सही समय पर लाना चाहिए था। और फिर आप तो जानते ही हो, मरना जीना कोई अपने हाथ में नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है, अपन तो कठपुतली हैं, जब डोर खींचेगा। तो भाई 2 दिन पहले ये भाषण क्यों नहीं दिया? 2 दिन पहले ये फिलॉसफी डॉक्टर को पता नहीं थी क्या, कि जीना मरना मेरे हाथ में नहीं है? आपको अगर ये पता है डॉक्टर साहब को कि जीना मरना मेरे हाथ में नहीं है, तो उस समय इसलिए नहीं कहा क्योंकि तब कुछ अच्छा हुआ। जब जीवन में कुछ अच्छा हुआ तो उसका क्रेडिट खुद के पीठ को थपथपा लिया, और आज जिंदगी में कुछ गड़बड़ हुआ तो कोई ना कोई
मिल ही जाएगा जिसके ऊपर आप ये पार्सल पास कर दोगे। मुझे बताइए, पासिंग द पार्सल गेम खेलना आता है आपको? हाँ कि नहीं? है ना? म्यूजिक बजेगा और पार्सल है, हम फटफट क्या करेंगे, आगे आगे पास करेंगे। और जैसे म्यूजिक बंद होगा, जिसके हाथ में ये होगा वो आउट। आउट होना है क्या गेम में किसी को? नहीं। तो जैसे ही अपने हाथ में आता है, आप झट से क्या करते हो, बाजू वाले के ऊपर फेंकते हो, लिटरली पकड़ाते भी नहीं हो। वैसे ही जिंदगी में जैसे ही तेरे मन को लगता है तो आउट होने वाला है, कहीं ना कहीं जो तुमने समाज के सामने अपनी आइडेंटिटी बना कर रखी है उसको कहीं आंच आने वाली होती है ना, झट से आपका मन ये डबल गेम खेलना शुरू करता है। बी ऑनेस्ट, जिंदगी में अच्छा हुआ तो मैं जिम्मेदार, ये बोलने की ताकत है तेरी तो तू इतनी ताकत पैदा कर ले कि जिंदगी में यदि आज कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो भी मैं जिम्मेदार। और नहीं तो दो नाव में पैर रखकर आप नदी पार नहीं कर पाओगे। अपनी आत्मशक्ति का विनाश मत करिए। टेक द चार्ज, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। जिंदगी में अच्छा हुआ तो मैं, और बुरा हुआ तो भी मैं, तो जीवन में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं। और आप जो कुछ यहाँ सुन रहे हैं अपनी जिंदगी में इसे इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करोगे क्या? हाँ या नहीं? कितने लोग हैं जो ट्राई करेंगे? जरा हाथ ऊपर करो। ये 50% हाथ ऊपर का मतलब क्या समझूं? 50% करोगे? हाँ, जो करोगे 100%। तो जो सुनोगे वो इम्प्लीमेंट करना, राइट? कब करेंगे? अगले महीने? हाँ, 48 मिनट में ही खा लेना है भाई, जितना खाना है। मैं तो आपको 48 घंटे दे रही हूँ। विद इन 48 घंटे यदि ये आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो ये नॉलेज आपके किसी काम का नहीं होगा। विद इन 48 आवर्स अगर आपका नहीं हुआ कुछ तो वो फिर आपका है ही नहीं। समझना, जो मेरा था वो मेरे पास ही रह गया। तो आप ट्राई करेंगे, और आप ट्राई करने का मतलब क्या करेंगे ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो हमारे भैया आ जाइए इधर। नाम क्या है आपका? यस, आओ। मैं सबको नहीं बुला रही हूँ पर आप अपने आप को इनकी जगह रखना। मेरे हाथ से इसको उठाने का, आइए यहाँ से। सभी लोग क्या करेंगे? ट्राई करेंगे, राइट? अब देखिए एक ट्राई कैसा होता है। मेरे हाथ से इसको उठाने का ट्राई करिए। उठाना नहीं, ट्राई करो। मैंने कहा बोला उठाना, ट्राई करो। हाँ, से ट्राई कर रहा, उठाना नहीं। ये ट्राई कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। इतना आराम से कैसे ट्राई होता है यार? जरा दम लगा के करो थोड़ा। रायपुर वालों की मदद ले सकते हो, ये आपकी टीम है पूरी। जब ट्राई हो जाए तो मुझे बता देना। ये ट्राई कर रहा है, कोई नहीं आ रहा। देखो आपकी मदद, उठाना नहीं, ट्राई करो, करते रहना, और जब हो जाए तो बता देना। नहीं, उठाना नहीं है। आपने कब बोला कि मैं करूंगा? आप तो बोले मैं ट्राई करूंगा। हाँ, ट्राई करने से नहीं होता है तो फिर आपने क्यों कहा ट्राई करूंगा? जी, एक बार। नाम क्या है? हरीश जी का। ताली बजाइए हरीश जी। आप यहीं रुकिए, रुकिए, आप जाना। ये देखिए, ट्राई शब्द से मेरी दुश्मनी नहीं है। ये बेचारा ट्राई नहीं करेगा तो जब भी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। पर ट्राई का असली मतलब नहीं मालूम। बेईमानी जिंदगी में इतनी भर गई कि ईमानदारी भी कोई नाम चीज होती है यही नहीं पता चला। ईमानदारी से बोलो ना ट्राई करूंगा, पर आपने बेईमानी से बोला है। आपका ईमानदारी और बेईमानी का मतलब बता रही हूँ कि मैंने कहा वहां से उठो तो बेचारे का 200 किलो का शरीर वहां से उठा। मैंने कहा यहाँ आओ, 10 किलोमीटर चलकर यहाँ पर आया, और मैंने कहा इसको उठाओ। हरीश जी हाथ आगे बढ़ाओ। हाथ आगे बढ़ाया और इसको पकड़ा। पकड़ो, पकड़ने तक, राइट, बस यहाँ तक। अब मेरी सूचना को लेकर यहाँ आने तक इनके तन ने और मन ने यदि पूरी ताकत लगाई 100%, तो मेरे नजरिए में यह आदमी ईमानदार है। फाइनल रिजल्ट नहीं आया। फाइनल रिजल्ट तो असफल भी हो सकते हैं यदि मैंने नहीं छोड़ा, और सफल भी हो सकते हैं यदि मैंने छोड़ दिया। फाइनल रिजल्ट आने तक जिंदगी में यदि आप अपने तन और मन की पूरी ताकत लगाते हैं तो आपने ईमानदारी से अपना जीवन जिया है, राइट? एक बार ताली बजाइए हरीश जी के लिए, जिनको बिठाते हैं अपनी जगह पर। हमारे सुमित प्रभु के दोस्त का कल फोन आएगा कि मेरे यहाँ चाय पीने आना।
उनका लंगोटिया यार है, बचपन का दोस्त है, मना करेंगे तो बुरा लग जाएगा, और पता है कि अभी तो चतुर्मास में मैंने चाय छोड़ कर रखी हुई है, बोल देते मैं कोशिश करूँगा, राइट। अब दूसरे दिन गए नहीं, इनके दोस्त का फिर फोन आया, अरे सुमित तू आया नहीं, तेरे लिए मैंने 1.5 लीटर चाय बनाकर रखी थी। इन्होंने कहा मैंने कब बोला था मैं आऊँगा यार, मैंने तो बोला था ट्राई करूँगा, बहुत ट्राई किया लेकिन जमा नहीं। मुझे बताइए आदमी ईमानदार है या बेईमान? बेईमानी किसके साथ कर रहा है? चाय के साथ? हाँ, ना दोस्त के साथ ना चाय के साथ, ये अपने स्वयं के साथ कर रहा है। जब ना बोलना चाहिए तो उस समय टाइम पास के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, किसी को बुरा ना लग जाए इसके लिए, डांट ना पड़ जाए इसके लिए, दोस्ती ना टूट जाए इसके लिए, यदि आप बेईमानी से कहते हैं कोशिश करूँगा, तो ये बेईमानी आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, दूसरे को भ्रम में रख रहे हैं और खुद भी भ्रमित जिंदगी जी रहे हैं। अगर आपको हाँ कहना है तो हाँ कहिए, और आपको अगर ना कहना है तो ना कहिए ना, फिर आप हाँ क्यों कहते हैं? डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस इसी के कारण निर्माण होता है, जब आप में वो ताकत नहीं रहती, वो हिम्मत नहीं है, ना कहना है तो ना कह दें। तो ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन है, डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। दिस इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये नाम बड़े बड़े लिख देंगे ना, क्या सिखाएंगे? स्ट्रेस मैनेजमेंट। अरे भाई, स्ट्रेस आता ही इस कारण है क्योंकि आपको जिस समय हाँ कहना है उस समय आप ना बोलते हैं, और जब ना बोलते हैं, ना कहना है तो हाँ बोलते हैं, ना आधे अधूरे मन से, ना इधर के ना उधर के। हमारे सुमित जी आए मेरे पास, गुरु माँ 500 रुपया उधार देंगे क्या? मैंने कहा जरूर देंगे, पर वापस कब लौटाओगे? तो बोले गुरु माँ 99.9% मंडे को लौटा दूंगा। और मैं जानती हूँ ये मंडे मेरी जिंदगी में, देखो आप लोगों को देख देख कर ये क्या सीख रहे हैं बच्चे, मेरे को तो दुख हो रहा है। ये जानते हैं कभी नहीं आएगा, मेरे पिताजी का मालूम है मुझे ये क्या करने वाले हैं। हाँ, ये चोर चोर मौसेरे भाई, आप चाहते हैं ना आपके बच्चे सुधर जाएं तो पहले खुद सुधर जाओ। हाँ, बोले कि गुरु माँ अगली बार बच्चों को नहीं लाएंगे, ये पोल खोल के रख देते हैं घर में क्या हो रहा है, राइट। तो ये 0.01% पतली गली तुम्हारे मन ने बचा कर रखी हुई है ना। और जैसे ही मैं कहूँगी कि अगले कैंप में यहाँ पर 500 लोगों का एक अरेंज करेंगी हमारी नम्रता माँ, तो मुझे बताइए आप सब लोग आएंगे क्या? 101% आएंगे। और मैं जानती हूँ भाई, इस हरीश का नाम निकाल दो लिस्ट में से, ये 101% की गारंटी दे रहा है ना। खुद पे भरोसा नहीं है, मुझे एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस दिला रहा है। 101% तेरा काम हो जाएगा। जिसने कह दिया ना 101% हो जाएगा, आप समझ लेना होने वाला नहीं है। जिंदगी में आइदर 0% और नहीं तो 100%। ये बीच वाले सब गुगली वाले शब्द हैं जो तुम्हारे मन के फॉल्स गेम हैं। और ये गलत खेल 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 कर, खेलने में मजा ही कब आएगा मुझे बताइए। एक सिक्का है अगर आपके पास, तो एक खेल मेरे साथ खेलेंगे। है किसी के पास सिक्का? तो जो सबसे पहले निकालेगा वो कैप्टन। आ जाओ। अरे कैप्टन बोलते ही बैठ गया, दुबला पतला कैप्टन है आपका। आ जाइए, इधर आइए। अब सबको नहीं बुला सकती हूँ, आप अपने आप को इनकी जगह रखना। ये आपकी टीम के कैप्टन हैं और ये सिक्का मेरे पास है। इसमें ऊपर इसको क्या बोलते हो? हेड बोलते हैं। रायपुर में ये बोलेंगे मैं, मेरे को मान्य है, जो आप कहेंगे मैं मान रही हूँ। इसको हेड्स और इसको टेल बोलते हैं, राइट। तो जब मैं ऊपर से नीचे लाऊंगी अभी सिक्के को, आइदर हेड्स ऊपर आएगा या टेल ऊपर आएगा, राइट। अगर हेड्स ऊपर आया तो मैं जीतूंगी, समझ गए? हेड्स ऊपर आया तो मैं जीतूंगी और टेल ऊपर आया तो तुम हारोगे। ठीक है, मंजूर? ये बेचारा गुरु माँ से शर्मा कर हाँ बोल रहा है। तुम्हारी पूरी टीम की जिम्मेदारी तुम पर है। डू यू एग्री विद दिस गेम? चिट भी मेरी होगी और पट भी मेरी होगी, चलेगा क्या? नहीं तो लो अपना सिक्का और बैठो अपनी जगह पर, जाओ बैठ जाओ। मेरा खेल ऐसे ही चलता है, मेरा नहीं आपका चलता है। आपका मन हमेशा जीतना चाहता है और इस जीतने के चक्कर में ऐसे गलत खेल 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 कर अपने जीवन के खेल को निरस बना दिया है। जिंदगी के खेल में मज़ा चाहिए। क्या चाहिए जिंदगी में?
क्या चाहिए? मुझे बताइए, आपको जिंदगी में चाहिए क्या, ये आपको पता है क्या? हाँ, जिंदगी में आप जो भी कर रहे हो आखिर चाहते क्या हो? हाँ, आनंद चाहते हो। कम से कम आप डिसाइड तो करो चाहते क्या हो। पढ़ाई क्यों कर रहे हो? बच्चे पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? आप बिजनेस क्यों कर रहे हो? आपने शादी क्यों की? आप सत्संग में क्यों जा रहे हो? आप ये दिन भर सोशल मीडिया क्यों कर रहे हो? आपको चाहिए क्या? कुछ नहीं है। हाँ, ज्ञान। अच्छा, ज्ञान क्यों चाहिए? अच्छा, ज्ञान भी क्यों चाहिए? पैसा क्यों चाहिए? शोहरत क्यों चाहिए? प्रतिष्ठा क्यों चाहिए? इन सब से मिलता क्या है? अभी पता ही नहीं है मिलता क्या है, इसीलिए तो मिजरेबल जिंदगी हो गई। पता ही नहीं है एट द एंड क्या चाहिए। एट द एंड एक ही चीज चाहिए, हैप्पीनेस। एट द एंड जिंदगी में चाहिए क्या है? हमें खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आता है ना? इन लोगों को इन्हें कामयाबी में सुकून नजर आता है तो ये दौड़ते चले जाते हैं, और हमें सुकून में कामयाबी नजर आती है तो हम ठहर जाते हैं। दौड़ते रहेंगे, चाहिए क्या? ख्वाहिशों के बोझ में बशर तू क्या कर रहा है? जरा सोचो, पूछो अपने आप से, कितनी इच्छाएं, कितने सपने, ख्वाहिशों के बोझ में बशर तू क्या कर रहा है? अरे इतना तो जीना भी नहीं है जितना तू मर रहा है। इतना तो जीना भी नहीं है। पता नहीं कब जिंदगी की वो अंतिम सांस आ जाए, तो उससे पहले कम से कम इतना तो सुकून हो कि मैंने जीवन को जिया है। और जीवन को यदि ईमानदारी से नहीं जिया ना, अब यकीन मान लीजिए, मरते मरते भी सिकंदर फ्रस्ट्रेशन में और डिप्रेशन में मरा है, आधी दुनिया का बादशाह। तो हमारी औकात क्या है? तो ज़िंदगी में सुकून आ जाए। और ये जो नियम बता रही हूँ, इन सब का एट द एंड यही रिज़ल्ट है कि ज़िंदगी में सफलता भी हो, ज़िंदगी में सुकून भी नज़र आ जाए। कुछ पिलर्स मजबूत हो जाने चाहिए। कुछ बातें हैं, ये बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं, मैंने नहीं बनाए हैं, हम सबको बनाने वाले ने बनाए हैं। तो ये हर समय हर जगह पर एक ही तरह से काम करेगा। तो लास्ट के 15 मिनट में अंतिम बात की तरफ जाऊंगी, क्योंकि आप लोगों का भी समय शायद उतना ही और हमारे पास भी समय उतना ही। तो बात हमारी दूसरी, किसी भी तरह से जितनी दौलत आज तक आपके परिवार में आपने, आपके बाप दादाओं ने, जिन्होंने कमाई होगी, सारी दौलत दांव पर लगा दो और गया हुआ एक पल वापस ला कर बता दो। मुझे बताइए, कर सकते हो क्या? कुछ भी करके बीता हुआ एक पल जीवन में वापस नहीं आएगा। और इसलिए आपके हाथ में क्या है? क्या आने वाला पल आपके हाथ में है? आएगा या नहीं आएगा पता नहीं है। ना कल हमारे हाथ में है और ना कल हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है? बस आज का ये एक पल है। इस पल में जीना शुरू कर दो। आपका भूतकाल यदि सुंदर हुआ, आपका पास्ट सुंदर हुआ, तो ही आपका फ्यूचर सुंदर होगा। और पास्ट सुंदर कैसे होगा? ये पल भी जाने वाला है और ये पल भी पास्ट हो जाएगा। अगर ये पल सुंदर रहा तो तेरा पास्ट सुंदर होगा, और तेरा पास्ट सुंदर होगा तो तेरा फ्यूचर भी सुंदर हो जाएगा। तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में बस ये एक पल है। सो पुट योर 100% बेस्ट टू बेस्ट। आप इस पल को सुंदर कैसे बना सकते हो, और इस पल में जीने के लिए आपको करना क्या है? मुझे बताइए, है ताकत आप में से किसी की इतनी कि इस पल में जो है उसको बदल दे? आप में से कितने हैं जो इस पल को बदल सकते हैं? इस पल को दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती है। और जिस चीज़ को बदल नहीं सकते हो उसको शिकायत करने से, जिस चीज़ को बदल नहीं सकते हो वहाँ अपना सर पटक देने से, वहाँ तो जान भी दे दोगे तो ये पल बदलने वाला
है नहीं है। इस पल में गर्मी, हाय गर्मी यार, इतनी गर्मी, गर्मी तो आई डोंट लाइक एट ऑल, यू नो, गर्मी तो मुझे बिल्कुल पसंद। तो फिर भैया तुझे क्या पसंद है? हे भगवान, एक बार बरसात आ जाए तो बरसात से मेरे दिल को चैन आ जाए। और जब बरसात आ जाएगी ना, 4 दिन रायपुर में झमाझम 2400 घंटे और पानी भर गया घुटने तक, हाय राम, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये बरसात रामारी कद जाए। अब बरसात तो मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं। बरसात से तो आपने ठंडी चोखी, फिर बरसात जाएगी और ठंड आ जाएगी। और अगर 0 डिग्री टेम्परेचर रायपुर में हो गया, ओ ला, हमारा तो गोडा में ठंडी गई। ये ठंडी से तो मेरा गठिया, मेरा हड्डियों का दर्द, ये ठंडी में ये पकड़ो, स्वेटर पहनो, यार ठंडी तो बिल्कुल पसंद नहीं, ठंडी से तो गर्मी अच्छी। तो भैया अभी गर्मी है ना, अच्छा ये नहीं चाहिए कुछ और, अगर वो नहीं आया तो कुछ और। इस पल में जो है उसको बदल नहीं सकते, तो उसको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। तो फिर होठ घुमा, सीटी बजा और सीटी बजा कर बोल भैया ऑल इज वेल। है ना, दिल से कभी आवाज आई क्या, यार ये पल सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, मुझे तो यही चाहिए था। क्योंकि हमारा स्वभाव है, हमें जो चाहिए वो मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं। तो इस पल में जो है वो आपको मिला है और इस पल में जो है वही मुझे चाहिए, ये यदि आपका भाव हुआ तो इस पल में जो है वो मुझे चाहिए, मैं खुश हो जाता हूँ। स्वीकार करने के अलावा चारा दूसरा नहीं है। पर आप में से कोई 1.5 शाना हो, है ना, कोई है क्या? कोई नहीं है, राइट। नहीं तो कुछ लोग एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं, वाई शुड आई एक्सेप्ट द मोमेंट, देन डोंट एक्सेप्ट और बी मिजरेबल, जिंदगी में दुखी होते रहो। आप कहोगे मैं क्यों एक्सेप्ट करूं इस पल को, तो मत करो भैया, तेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। परमात्मा ने चारा दिया नहीं है, स्वीकार करो। ऐसी पत्नी भगवान मेरे ही नसीब में होनी चाहिए थी क्या, मेरी भी बाजू वाले जैसी होती ना तो आज मैं भी कुछ करके, तो भाई बदल दे, बदल नहीं सकता है तो फिर स्वीकार कर। और स्वीकार करने के बाद कुदरत का नियम है, आपने जैसे ही स्वीकार कर लिया। आपको मैं एक सत्य घटना बताऊं। एक डॉक्टर, नाम उनका डीन हॉल करके है, नाम मुझे थोड़ा सा मिजरेबल हो गया। उनको कैंसर हुआ, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। सत्य घटना बता रही हूँ। 52 साल की उम्र में उस व्यक्ति की बकेट लिस्ट में उसने कई चीज़ें लिखी थी जो उसको जीवन में करनी थी, और 52 साल की उम्र में अचानक ब्लड कैंसर हो गया। तो अब डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया और उम्र का कोई ये नहीं है कि जीवन में कितना है। तो उसने सोचा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना अधूरा रह जाएगा। अमेरिका की बात है, 300 किलोमीटर की एक रिवर को जिसमें चिल्ड वाटर है, उसे पार करना उसके बकेट लिस्ट में था, कि उसकी विश थी कि मैं जीते जी इसको करूं। तो उसने सोचा कि अब डॉक्टर ने 3-4 महीने का ही जीवन दिया है तो कम से कम मरना ही है, तो इसको तो पूरा ही कर लूँ। और उसको 3 महीने लगे उस नदी को पार करने के लिए। और जब उसने वो पूरा किया उसके बाद डायग्नोज हुआ तो देयर वाज नो कैंसर, देयर वाज नो कैंसर। 2 कारण था, एक तो है कि जिंदगी में जुनून था, जिंदगी में वो शिद्दत से करने का जो पैशन था वो, और दूसरी बात वाटर ट्रीटमेंट। ये निर्वाणा नेचुरोपैथी जब मैंने बनाया छोटी गुरुमा के सानिध्य में साथ में रहकर, तो उसके पीछे एक ही मकसद था। मुझे ये पता था, बिकॉज आई माई सेल्फ इज अ डॉक्टर, और इसलिए मैं ये जानती थी कि जल तत्व जितना बॉडी में बैलेंस रहेगा उतना ही अंदर से इनर मोटिवेशन रहेगा, उतना ही अंदर से पैशन रहेगा। किसी भी चीज़ को 100% वो क्रिएटिविटी रहेगी करने की। और वाटर में बिठा बिठा कर बीमारी ठीक हो जाती है। ये नेचुरोपैथी सैकड़ों वर्षों से हमारे देश में चल रही हैं। तो बहुत कुछ, एक डॉक्टर नॉर्मन कचिंस, उनको पार्किंसन नाम की बीमारी हुई, धीरे धीरे शरीर बेड रिडन हो गया, डेथ बेड पे आ गया बंदा, और डॉक्टर ने कह दिया 2 महीने और दिल काम करना बंद कर देगा। तो पैरों ने तो काम करना बंद कर दिया। 2 महीने में इस आदमी ने अपने मन की ताकत को इतना बढ़ाया और वो वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उनका लेक्चर आज से 25 साल पहले मैंने बम्बई के बिरला मातुश्री में सुना था। उन्होंने एक वाक्य कहा था, द डिजीज विल रिमेन इन योर बॉडी इफ इट गेट हॉस्पिटेबल हॉस्ट।
शरीर में बीमारियां तब तक रहेगी जब तक आप उसकी अच्छी खातिरदारी करोगे। और मेहमान घर से चला जाएगा कब? जब आप उसको इग्नोर करोगे। अगर मैं एक दिन के लिए नम्रता जी के यहाँ आऊँ और ये मुझे 56 भोग खिलाए और दादा मंदिर ले जाए और शॉपिंग कराने ले जाए और मेरा एंटरटेनमेंट करे मेरे आगे मेरे पीछे, तो मैं सोचूंगी यार एक दिन नहीं, यहाँ तो थोड़ा और रहना चाहिए। और अगर मैं 4 दिन के लिए आपके रायपुर में आऊँ और आप मुझे इग्नोर करते रहें, मुझे पानी भी नहीं पिलाएं, तो मुझे 4 घंटे में ही पलट कर जाना पड़ेगा। सेम वे आपकी ज़िंदगी की सारी बीमारियाँ, आपकी ज़िंदगी के सारे दुख, आपकी ज़िंदगी की सारी चिंताएं, जितना आप उन पर फोकस करोगे, जितना आप उनकी खातिरदारी करोगे, और आपसे अच्छा तो कोई यजमान है ही नहीं। रायपुर में तो यजमानगिरी देख ली हमने, बहुत अच्छे होस्ट हैं आप क्या। और कल मेरा ये गोडा दुख रहा था, अरे आज मेरा दुख रहा है कि नहीं दुख रहा है? आज तो मेरा लेफ्ट वाला दुख रहा है ना, आज मेरी कमर दुख रही है, आज मेरा सर दुख रहा है, आज मेरे को ये टेंशन, आज मेरे को वो टेंशन। तो ये बेचारी समस्याएं भी देखती है, इसको दूसरा काम धंधा है नहीं, इसके तो एक घुटने में नहीं, चल इसके तो दोनों ही घुटने में रहें। अगर इस मन पर बीमारी हावी हो गई, इस मन पर दुख हावी हो गया, अगर एंड चॉइस इज योर्स, किसी भी परिस्थिति में दुखी होना या नहीं होना, चॉइस इज योर्स। महावीर के जीवन में दुख नहीं थे क्या? जिस महावीर की पूजा कर रहे हो बताओ, है ना, क्या किया उन्होंने कि उनके कान में कीलें ठोक दी जाए, कि उनके कान में शीशा। उनके जीवन में भी दुख थे, कोई नहीं बच पाया। चाहे कोई यहाँ बैठा हो, चाहे कोई वहाँ बैठा हो, चाहे कोई झोपड़ी में बैठा हो, राजा हो या रंक हो या फकीर हो, जीवन में उतार चढ़ाव, दुख सुख, ये सब के जीवन में आता है। पर उसमें भी होना या नहीं होना, ये चॉइस आपके हाथ में होती हैं। और ये जिसको समझ में आ गया कि बीमारी शरीर को है, आई है तो ठीक, ओए भाई घुटने का दर्द, तू आया है तो आ और जाना है तो जा, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, अभी तो मुझे सम्यक शिखर पर जाना है, अभी तो मुझे राजस्थान सारे मंदिरों का दर्शन करने जाना है, अभी तो मुझे अमेरिका जाना है या मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है। तो ये घुटने का दर्द सोचेगा चल यार इसके पास टाइम नहीं है, बाजू वाली के पास चलें, जिसके पास टाइम है उसी के पास जाए। ये चिंताएं आपके जीवन से चली जाएगी, चलो कहीं भी जाए, भिलाई जाए या कहीं हो, लेकिन आपके जीवन से पक्का चली जाएगी। कब? जब एक्सेप्ट इट द वे इट इज़। थैंक गॉड तूने मुझे डायबिटीज़ दिया है, तूने मुझे कैंसर तो नहीं दिया है। ये दुखता है, ये दुखता है, अरे मैं 100 चीज़ें आपको बताऊं जो आपकी नहीं दुखती है, तो जब नहीं दुखती है उसके लिए सेलिब्रेशन, उसके लिए सुखी नहीं है आप। और जो एक चीज़ दुखता है उसके लिए अपनी किस्मत को कोसेंगे, अपने भगवान को कोसेंगे और अपने पता नहीं किस किस को, है ना, बहू के कारण ऐसा हो गया ना, बेटे के कारण ऐसा हो गया ना, उसके कारण वैसा हो गया, उसके कारण वैसा हो गया। अननेसेसरी हम अपने जीवन में बात का बतंगड़ बनाते चलते जा रहे हैं। सो हर सांस के साथ एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाइए। सो वॉट एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट। ये मेरी ज़िंदगी का बेसिक फंडा है भैया, ऐसे ही जीते हैं। हर मोमेंट, हर क्षण जो है जैसा है उसको जैसे का तैसा एक्सेप्ट करो। बीती हुई कहानी है कल, जो पलट कर नहीं आएगी। और अगर आगे की कहानी को सुंदर लिखना है तो मुझे बताओ, न जीना तेरे हाथ में था और न मरना तेरे हाथ में है। तेरे हाथ में क्या है? न बर्थ हाथ में है, न डेथ हाथ में है। तो बी और डी के बीच में जो सी आता है वो सी तेरे हाथ में है। और सी का मतलब है सेलिब्रेट योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी को इतना इंटरेस्टिंग बनाओ, अपनी ज़िंदगी में इतना सेलिब्रेशन हो जाए कि ज़िंदगी उत्सव बन जाए, ज़िंदगी उत्सव बन जाए। ये आपके स्वयं के हाथ में है। मेरा खुद का एक एग्जाम्पल एक लाइन में बताऊं तो एक बार हम शिविर के लिए कहीं पर गए हुए थे, तो एक लेडी आई और उसने कहा गुरुमा मेरा एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना है। मैंने कहा कि वो बोले आप जो बता रही है ना मैं वैसा ही जीती हूँ। मैंने कहा तुमने क्या किया? बोले मेरी उम्र 80 साल की है और मुझे एक वृद्धाश्रम में अपने आप को
एडमिट करना था। तो मैं जब वहाँ पर गई तो घर से निकली तो मुझे रिक्शा नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से रिक्शा मिला, तो मैं वहाँ लेट पहुँची। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे 1 घंटा नीचे बिठाया गया और उसके बाद मुझे उस कमरे में ले जाया गया जो उस कॉरिडोर का सबसे लास्ट कमरा था। और मैं तब भी मुस्कुरा रही थी। तो मुझे जो ले जाने वाली नर्स थी उसने कहा, हाउ कैन यू स्माइल? उसने कहा, देखो ये समस्याओं से मैं गुजर कर आई हूँ, पर इसमें से एक भी समस्या को मैंने हैवी नहीं होने दिया, हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर। चाहे वस्तु, चाहे व्यक्ति, चाहे सिचुएशन, ये तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ हावी ना हो जाए मुझ पर कि वो चार्ज ले ले मुझे दुखी करने का। मेरी चाबी मेरे हाथ में है अपने हैप्पीनेस की यदि हमारे हाथ में होगी और अगर हमारी हैप्पीनेस डिपेंड होगी, वो मुस्कुराए तो मैं खुश हो जाऊं, तो वो तो आज मुस्कुराएगा और कल शायद ना मुस्कुराए। वस्तु से मैं खुश हो जाऊं, वस्तु चाहे रहे या ना रहे, है ना। पत्नी से खुश हो जाऊं, आज चंद्रमुखी है तो कल ज्वालामुखी, अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हो तो ज्वालामुखी हो जाए, है ना। ये तो सब बदलता ही रहेगा, कभी दिन होगा तो कभी रात होगी, कोई अच्छा कहेगा तो कोई बुरा कहेगा। और यदि हम इस पे डिपेंडेंट हो गए तो आप यकीन मान लीजिए आपको ज़िंदगी में कोई सुखी कर नहीं पाएगा। रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए, मैं जब चाहूँ तब टीवी चलाऊँ, मैं जब चाहूँ वो चैनल देखूँ, ना कि मैं टीवी अपने घर में लगाऊँ और रिमोट कंट्रोल बाजू वाले के ऐरे गहरे नत्थु खैरे के हाथ में दे कर रखेंगे। तो जब चाहे कोई आए मेरे अंदर गुस्सा, जब चाहे कोई बटन दबाए और मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन, ये मैंने किसी और को अधिकार नहीं दिया है। जिंदगी किसकी है? अपनी बोले तो किसकी? बाजू वाले की। अपनी बोले तो क्या हमारी? हाँ, यही तो मुश्किल है। हमारा भारत महान, लो हमारे भारत की ऐसी बदतर स्थिति, इतना मैन पावर और ब्रेन पावर होने के बाद भारत की प्रोग्रेस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा भारत है। किसका भारत है? अपना भारत है। मेरा क्या जाता है, बाजू वाले का भी है ना, वो विचार करें, है ना। पत्नी किसकी सुमित जी? मेरी। अब तो सोच भी नहीं रहे हैं हर्ष जी, पत्नी किसकी? मेरी। अभी अपनी नहीं बोल रहे हैं ना, राइट। हमारी नहीं, सबकी नहीं, मेरी। ये मेरा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, तभी आप जिम्मेदार होंगे। तो जिंदगी किसकी? मेरी। तो जिम्मेदारी किसकी? मेरी जिम्मेदारी है और मैं ईमानदारी से इस जिंदगी को जीऊँ, यह जिम्मेदारी भी अपनी स्वयं की है। अंतिम बात, डोंट टेक एवरीथिंग पर्सनली। जिंदगी में हर चीज को पर्सनली लेना बंद कर दीजिए। आप इतने महान भी नहीं हैं कि आप हर चीज पर्सनली लेना शुरू कर दें। रास्ते चलते किसी ने बोल दिया, ओए गधे बेवकूफ, अक्ल नहीं है क्या? तो मुझे बताइए, आपने उससे लड़ना चाहिए क्या? आपकी सास ने बोल दिया तो लड़ना चाहिए क्या? आपके भाई ने बोल दिया, बेटे ने बोल दिया, तो आपसे कोई भिड़ गया और आपको गधा बेवकूफ बोल रहा है, तो आपने उससे नहीं लड़ना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ, लड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं लड़ना चाहिए? ये जब तक आप ये नहीं जानोगे ना, क्यों, वाई फैक्टर आपको होना जरूरी है। मैं क्यों इस जिंदगी में आया, वाई फैक्टर ही पता ही नहीं है, तो फिर भाई जो कर रहे हो सब बकवास है। कहाँ जाओगे? जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। गाड़ी में बैठ गए, कहाँ जाना है? बोले जहाँ गाड़ी जा रही है। पेट्रोल पंप पर खड़े हो गए और आपको उसने बंदे ने पूछा क्या डालूं? बोले जो सस्ता है वो डाल दे। ऐसा थोड़ी होता है, पेट्रोल सस्ता है तो पेट्रोल डाल दे, डीजल सस्ता है तो डीजल डाल दे। भाई तेरी गाड़ी किस चीज़ से चलेगी वो डाल दो। तो जो सस्ता है उससे काम नहीं चलता है, राइट। मैं जिस चीज़ के लिए बना हूँ, जिस चीज़ के लिए, जिससे मैं सर्वाइव करूँ, जिससे मेरी ज़िंदगी सक्सेस हो जाए, तो मुझे वही तो डालना पड़ेगा। निगेटिव विचारों से नहीं चल सकती है जिंदगी। एक निगेटिव विचार आपकी जिंदगी का आपको बर्बाद कर सकता है पूरी तरह से। एक विचार ही काफ़ी है जो आपको पूरी तरह से र्यून कर सकता है जिंदगी में। आपको अपना जो रेडियो है, रेडियो में होता है ना फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून करना। आपने अगर अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर दिया खाना बनाते समय और वहाँ से गाना आ गया, पायो जी मैंने राम रतन धन, उतने में आपके पतिदेव आए और उन्होंने बटन घुमा दिया। बटन घुमाते ही गाना बदल गया। कौन सा गाना आया? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का,
और उतने में ही आपका दिल क्या हो गया, एकदम सारे इमोशंस बदल गए ना, जिंदगी के सारे सपने एकदम बदल गए। उतने में आपका बच्चा आएगा, और ये क्या गाना लगाया है, झट से बटन ही तो बदलना था, क्या हुआ उसने बटन दिया, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, क्या हो गया, पूरा माहौल ही चेंज हो गया। इट्स अप टू यू कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी में हैं। यदि 10 निगेटिव लोगों के साथ रहोगे ना, तो 11वां व्यक्ति आप हो जाओगे जो डिप्रेशन में चला जाए, जो निगेटिव हो जाए। और 4 अच्छे लोगों के साथ रह जाओ 1 महीना, 5वें अच्छे इंसान, पॉजिटिव इंसान आप खुद हो जाओगे। इट्स अप टू यू, चॉइस इज ऑलवेज योर्स। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, हर तरह की सिचुएशन है, हर तरह की वाइब्रेशन एक ही समय में चल रही हैं। आपने किस वाइब्रेशन के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ अपने आप को ट्यून किया हुआ है। तो जितनी पॉजिटिविटी आप अपने भीतर ला सकते हैं, चाहे वो योग से ला सकते हैं, प्राणायाम से ला सकते हैं, चाहे सत्संग से ला सकते हैं, चाहे मोटिवेशन बाहर का नहीं, बाहर का जबरदस्ती लादा जाता है, सेल्फ मोटिवेशन जितना सुनते हो थोड़ा थोड़ा जीवन में उतारना शुरू कर दो। एक ही साथ सपने मत बना लेना। गुरु माँ ने बोला है योगा करो, तो कल सुबह मैं 4 बजे उठूंगा, योगा करूंगा, फिर कल उठोगे नहीं, फिर परसों तो उठूंगा, फिर परसों उठोगे नहीं, तो बस सब चला गया। तो 1 घंटा करने का सपना छोड़ो, 10 मिनट रोज करूंगा, तो लगातार करूंगा, कंसिस्टेंसी के साथ करूंगा। और जिन जिन ने किया है ना, उनको देखो उन्होंने क्या जीवन में अचीव किया है, वो आपको मोटिवेट करेगा, वो आपके अंदर वो पैशन लेकर आएगा, आपके ब्रेन का सारा न्यूरॉन्स का सर्किट बदल कर रख देगा। आप यदि बुद्धि के स्तर पर अपने ब्रेन के सर्किट को, न्यूरॉन्स को बदलना चाहते हैं, तो इस तरह से जीवन जीने की शुरुआत करिए, और धीरे धीरे सारा सिस्टम अपने आप ही परिवर्तन हो जाएगा। किसी ने बुरा कहा, इसलिए नहीं कहा कि आप बुरे हैं, वो बुरा है। हो सकता है उसका मूड खराब होगा, अभी अभी किसी से झगड़ा करके आया होगा बाजू वाले से, और आप पे बरस पड़ा, आपको उससे क्या ही फर्क पड़ जाता है। मुझे बताओ, एकदम दुबले पतले हमारे कैप्टन आपकी टीम के यहाँ पर आए थे, इनको मैं बोलूं फूंक मारो तो उड़ जाओ, तो इसको बुरा लग सकता है। और वही कोई हट्टा कट्टा हरीश जी जैसा हो, इनको बोलूं फूंक मारो तो उड़ जाए, ये तो हंस रहा है, बोलता है ये क्या बात करते हैं, बेवकूफ़ है ना, मैं हुई नहीं। ही बिलीव्स कि मैं वैसा नहीं हूँ, उसको बुरा नहीं लगेगा। बट वन हु बिलीव्स, जिसको पता नहीं है अपने स्वयं के बारे में कि मैं कैसा हूँ, और उसको बुरा लग जाता है, और वो भिड़ जाता है, और बात का बतंगड़ बन जाता है। सेल्फ वर्थ होना चाहिए, नो योर सेल्फ फर्स्ट। दुनिया को जानने के चक्कर में भाई तू खुद से इतना दूर क्यों हो गया। और इसलिए हमारे जो भी मेडिटेशन रिट्रीट चलते हैं, ये जो भी निर्वाणा नेचुरोपैथी में होता है, ऋषिकेश में आगे एक प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ एक ही चीज़ समझाई जाती है, नो योर सेल्फ, नो दाई सेल्फ। अपने आप को जानो, अपने स्वभाव को जानो, अपने गुणों को जानो, अपने दोषों को जानो। और जिसने अपने आप को जान लिया वो महावीर है ना। महावीर की पूजा करने से आज तक कोई महावीर दूसरा पैदा, जैन संप्रदाय में बेचारे तीर्थंकर 24 में ही अटक गए, 25वें आप खुद हो जाओ यदि आप ये जीवन जीना शुरू कर दो। तो ये महावीर हर किसी के भीतर है ना। अपदीपो भव, अपने भीतर का दीपक जलाओ और आपके जीवन का रास्ता प्रकाशित हो जाए। खुद भी सुखी, समाज भी सुखी, शहर भी सुखी और देश भी सुखी हो जाए। तो अपना आत्मविश्वास, अपना आत्म जागरण, अपना सेल्फ एनालिसिस, अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सब कुछ तेरे अंदर है और सब कुछ जानकर जीवन को जीना है। इसी भाव के साथ समय भी 5-10 मिनट ऊपर ही हो गया है, तो कुछ टेक्निक सिखाना चाह रही थी, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है, ऑनलाइन मिलते रहेंगे। क्योंकि अगर मैं सिखा भी दूं तो 5 मिनट में ना तो मैं करवा पाऊंगी और ना ही आप सीख पाएंगे। 5 उंगलियां 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं और कैसे अपनी मुद्राओं को बदल कर और योगिक टेक्निक्स के द्वारा
कपालभाति के द्वारा, भस्त्रिका के द्वारा और भ्रमरी के द्वारा अपनी मुद्राओं के साथ परिवर्तन करके आप अपने समस्त तत्वों को कैसे शुद्ध कर सकते हैं और कैसे बीमारियों से ठीक हो सकते हैं, ये टेक्निक ऑनलाइन सिखाया जाता है। और इसलिए इतने कम समय में अभी सिखाना नहीं, या फिर अगली बार जब 3 दिन के लिए हमारे सुमित जी बुलाएंगे तब कोशिश करेंगे कि 3 दिन में कुछ ऐसा प्रोग्राम हम करें कि जो हम छू कर गए हैं जिन जिन विषयों को, उनको प्रैक्टिकली जीने से कैसा फील होता है ना। वो गुड फील होना बहुत ज़रूरी है। सुनने से अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जीने से कितना अनुभव में आता है ये निश्चित ही हम आगे करेंगे। और ऑनलाइन के लिए यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है, और मेरे स्वयंसेवक मेरे साथ में भी हैं, नंदा माँ, जो यदि नाम और नंबर के लिए एक शीट आपके पास आती रहे, आप चाहें तो चॉइस इज़ योर्स कि हमारे मेडिटेशन के ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम्स, निर्वाणा के या फिर हमारी कथाओं के अगर कार्यक्रम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नाम और नंबर अपना लिख सकते हैं। ऑनलाइन सुबह 6 से 7 प्रोग्राम होता है, उसमें यदि आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो ये सारी जानकारी आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा मिल जाएगी। और यदि आप मोबाइल चलाते हैं, कितने लोग हैं जिनके पास मोबाइल है? ये तो पूछने की बात ही नहीं है। तो उसमें सोशल मीडिया पूरा टाइम स्क्रॉल करते रहते हो, तो यदि इंस्टा चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, तो उसमें एक बार खोल के चला ही लीजिए, देखते हैं माँ चैतन्य मीरा, ये आपको दिखाई देता है क्या? यदि माँ चैतन्य मीरा के नाम से आपके इंस्टा पे या यूट्यूब पे सोशल मीडिया का जो भी चैनल आता है, आप उसके द्वारा भी उसको फॉलो करेंगे, जैसे भी सब्सक्राइब करेंगे, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। पर व्हाट्सएप इज़ वेरी इजी वे ऑफ कम्युनिकेशन हमारे प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए। ऋषिकेश में मुलाकात हो सकती है, ऑनलाइन प्रोग्राम्स में जहाँ ओनली हम 5 एलिमेंट्स की साधना सिखाते हैं, वहाँ पर मुलाकात हो सकती है। तो आप सब लोगों ने बड़ी शांति से सुना। नम्रता जी का, सुमित जी का और पूरे कांकरिया परिवार का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये पहली मुलाकात करवाने का सेहरा अपने सिर पर बांधा है। आपकी और हमारी मुलाकात जिनके कारण हुई, तहे दिल से एक बार ताली बजाकर हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं। तो जो करें 100% करेंगे। दैट्स इट। इतनी बात दिमाग में ले आइए। किसी ने कुछ भी कहा, होठ घुमा, सीटी बजा और सीटी बजाकर बोल भैया, सारी चिंता से मुक्त हो जाओगे। कब? जब चिंता को स्वीकार कर लोगे कि इस पल का यही सत्य है, कुदरत का नियम है, बी फ्री, मुक्त हो जाओ। जीते जी महावीर बन जाओ, मुक्त हो जाओ। मरने के बाद पता नहीं मुक्त होंगे या नहीं, राइट? सो लव यू ऑल विद ऑल माई हार्टफेल्ट लव। अगेन दिल से एक बार तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री गुरुदेव। इसके बाद नम्रता जी कुछ कहना चाहें या फिर एक जी एकदम सिंपल सा है। उस पल में तो बुरा लग गया ना, इस पल में अगर कोई मुझे बोल रहा है उस पल में मुझे बुरा लग गया। देखिए जैसे ही आपका नाम गरिमा जी, गरिमा जी का एग्जाम्पल लेकर ही बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए इनकी शादी हुई और ये ससुराल पहुँची और पहला ही दिन ससुराल का सब्जी काट रही है, सास ने डांटना शुरू कर दिया, अरे बेवकूफ़ गरिमा तेरे को अक्ल नहीं है, पता नहीं मेरे ही नसीब में ऐसी बहू आनी थी क्या, ये वो ऐसा ऐसा। और इनके अंदर एक गुस्से का बटन दब गया और सास को पलट कर कुछ नहीं बोल सकती। पर जैसे ही शाम को पतिदेव आए, कॉलर पकड़ बेडरूम के अंदर 6 महीने तक रात भर बात करते, मुझे बताया क्यों नहीं तुम्हारी माँ ऐसी है, अरे मैंने अपना सूटकेस भर के रखा है, जाकर अपनी माँ को समझा दो। वो बेचारा पतिदेव गया माँ के पास, अरे माँ मैंने तेरे को कितना समझाया, अरे आजकल की लड़कियों को ऐसे हैंडल नहीं कर सकते हैं, तू मुझे बोल दिया कर, डायरेक्ट उसको मत बोलना। ओ लरा मारिया ओ दिन देखना था न पैदा
करो, और क्या हो गया, माँ दुखी हो गई। और माँ, देखिए, पति का परेशानी, माँ का गुस्सा, माँ के दुख और आपका गुस्सा बढ़ता जाएगा ना घर में, तो इनके घर में कहाँ सुख शांति रहेगी। क्यों? क्योंकि उस पल में जो गुस्सा था, वो गुस्से को आपने अंदर ही दबाया और वो गुस्सा चिंगारी बन गया और भड़का रात को पति की परेशानी बन गया। पर होना क्या चाहिए था यहाँ पर, सास डांटी और आपको गुरु माँ की बात याद आ गई। याद रखना मेरी बात को, राइट गरिमा? आप मेरी बेटी के जैसी हैं तो समझना है ये दहेज दे रही हूँ मैं आपको ज्ञान के रूप में। सास ने डांटा तो पहला थॉट आना चाहिए, इस पल का सत्य यही है ना कि सास डांट रही है, आई कैन नॉट चेंज इट। इस पल को तो भगवान भी नहीं बदल सकता है, सास को कोई नहीं बदल सकता भैया, बदलना गरिमा तेरे को ही पड़ेगा, राइट? तो जैसे ही वो बटन दबा कि भाई सास डांट रही है, पहला विचार आना चाहिए, इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट। इस पल का यही सत्य है, कुदरत का नियम है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, और आना भी होता है ना, आएगा। मुझे गुस्सा आ रहा है, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट एंड बी फ्री। और जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो, यू गिव योर सेल्फ टाइम to see in the next moment now what to do, how to react. Should I react right now? अभी मुझे रिएक्ट करना चाहिए तो शाम को हनीमून जाने का प्रोग्राम कैंसिल ना हो जाए। अरे 100 दिन सास के तो एक दिन बहू का भी आता है ना, हर दिन सबका समय बराबर नहीं रहता। तो जिस दिन वो टाइम आएगा ना, तो देखना सारी कसर एक साथ निकाल लूँगे। अब जो गुस्सा था, उस गुस्से को आपने अंदर दबाया है क्या? दबाया नहीं है। दबाते तो वो एटम बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता। आपने एक्सेप्ट किया, आप उस गुस्से से मुक्त हैं, आपने अपने आप को टाइम दिया है, ओके आई विल रिएक्ट टुमारो, और कल तक तो देखना वो गुस्से की आग ठंडी हो जाती है। आपके अंदर एक विजडम आता है, नाउ व्हाट टू डू। आप उसी चीज को अलग परसेप्शन से, अलग नज़रिए से तभी देख सकती हैं जब आपके अंदर वो विजडम आ जाए, एक्सेप्टेंस आ जाए। और एक्सेप्टेंस आने के बाद में जो इंटेंसिटी होती है रिएक्ट करने की, वो इंटेंसिटी जब कम हो जाती है, वो आपको, हम कहते हैं अपने स्वभाव में रहो। प्रेम तुम्हारा स्वभाव है, एक्सेप्टेंस तुम्हारा स्वभाव है, सहनशीलता तुम्हारा स्वभाव है। बी इन योर ओन नेचर ना, व्हाई यू आर चेंजिंग बिकॉज ऑफ समवन एल्स। दुनिया बदलती रहेगी, दुनिया जो चाहेगी, और आप उसकी उंगलियों पर नाचते रहेंगे। दिस इज़ नॉट द वे टू लिव योर लाइफ। तो एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट करने के लिए अगर गरिमा मुझसे पूछे गुरु माँ हमने क्या करना चाहिए, तो मैं आप सबको एक ही चीज़ कहती हूँ, चेहरे पर रखो एक 36 mm की स्माइल। ये आपको गुस्सा और बुरा तभी लगता है, देयर इज ईगो इनसाइड, मुझे कैसे बोल दिया, और वो ईगो सफ़र करवाता है आपको। पर जब आप मुस्कुराओगे तो मुस्कुराना और अहंकार एक साथ नहीं रह सकता है, और मुस्कुराते ही आप देखना कई समस्याएं, तो एक बच्चा मुस्कुराता है सबको प्यारा लगता है, गरिमा मुस्कुराती है तो सास को प्यारी लगती है, राइट? धीरे धीरे अपने आप नेचर वाइब्रेशंस आपके आजू बाजू की पॉजिटिव हो जाएगी। कब? जब पहले आप हर्ट होना बंद कर देंगे, राइट? सो लव यू, टेक केयर, जय श्री गुरुदेव।